हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है मैक्सिमा मिनिमा का, लेक्चर नंबर 3। तो चलिए देखते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने 37 तक शायद कवर किए थे। आज 38 से उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक कर देते हैं। और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 3 है बेसिकली ये, और कुछ कर देते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स। उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, दैट इज आपका एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं और उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट कुछ प्रॉब्लम करा देता हूँ, ध्यान से सवाल पढ़ो और अगर खुद से अटेम्प्ट मारना है तो एक बार मार दो सर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, y बराबर fx एक फंक्शन है, डोमेन कोडोमेन दिया गया है, डेरिवेबल है, दैट इज डिफरेंशिएबल है, और कैपिटल fx इज द प्रिमिटिव। अभी इस वर्ड से आप वाकिफ नहीं हो क्योंकि इंटीग्रेशन शायद आपका हुआ नहीं है। तो प्रिमिटिव का मतलब है एंटी डेरिवेटिव। व्हाट इज प्रिमिटिव? प्रिमिटिव मींस एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है सर? एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही है इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही क्या है? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो fx इज द प्रिमिटिव। fx किसका प्रिमिटिव है? स्मॉल fx फंक्शन का प्रिमिटिव है। ठीक है ना? तो कैपिटल fx को मैं क्या लिख सकता हूं? कैपिटल fx को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx dx। बात समझ आ रहा है ना? fx is the capital fx is the primitive of small fx, that is capital fx must be integration of small fx dx। ठीक है, ये जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ोगे आपको ये वर्ड मिलता जाएगा बार बार। ठीक है, और एक और फंक्शनल रूल दिया गया है, वो फंक्शनल रूल क्या है मैं लिख देता हूं। 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल fx माइनस स्मॉल fx बराबर f स्क्वायर x। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ये चीज सब्स्टिट्यूट कर दिए, माइनस ट्वाइस fx इज इक्वल टू f स्क्वायर x। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो अभी अपन यहाँ पे क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये इंटीग्रेशन को गायब करना होगा ना, भले हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए, और डेरिवेटिव आना ही चाहिए बिकॉज हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट करना है, तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना ही चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देते, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, ट्वाइस fx आ जाएगा, है ना? बिकॉज ddx ऑफ डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव ये खत्म होकर के आपके पास सिर्फ fx फंक्शन बचेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बिकॉज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक रिवर्स प्रोसेस है। आप इस तरीके से इसको फील कर सकते हो कि ये dx जो है, ये इस dx के साथ जा रहा है, और एक इंटीग्रेशन सिंबल को, इंटीग्रेशन विद dx का बात नहीं कर रहा हूं, इंटीग्रेशन विद dx को ddx कैंसिल करेगा, बट सिर्फ एक dx और dx अगर हटा देता हूं तो सिर्फ एक इंटीग्रेशन सिंबल को सिर्फ एक d कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ये है डिफरेंशियल, ये है इंटीग्रल। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो इस तरीके से अगर अपन फील करें तो इस इंटीग्रेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू x, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है ना, डेरिवेटिव में जैसे d dx लिखते हो ना, तो ये d dx जो आता है नीचे, x जो आता है वो क्या है? डेरिवेटिव किस रेस्पेक्ट में चल रहा है वो बताता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर जो dx लिखा हुआ रहता है वो क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन किस रेस्पेक्ट में चल रहा है वो पता चलता है। ठीक है, तो जिस रेस्पेक्ट में dx है मतलब x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो जिस रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चलेगा उसी रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन भी करना होगा। ठीक है, तो कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो ये 2fx आ गया। आगे वाला क्या आ जाता है? 2f' बराबर, यहाँ पे लगा दो आप बॉक्स टू दी पावर n वाला फंडा, तो 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, दैट इज 2f'। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ रहा है f' का वैल्यू कुछ fx डिवाइडेड बाय 1 प्लस fx टाइम का सीन बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अभी आप जरा ध्यान से देखो एक चीज, क्या देखना है एग्जैक्टली आपको कि फंक्शन का कोडोमेन जो है वो 0 से इंफिनिटी है, तो रेंज तो कभी भी कोडोमेन को एक्सीड कर ही नहीं सकता है ना? अगर उससे छोटा भी है तो भी 0 से इंफिनिटी के सबसेट ही होगा हमेशा रेंज। ठीक है, तो इतना तो कन्फर्म है कि अगर f फंक्शन का कोडोमेन 0 से इंफिनिटी है तो f फंक्शन तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, बिकॉज डोमेन भी 0 से बड़ा है। ठीक है ना? तो ये तो आपको देख के पता चल ही रहा है। तो अभी अगर fx पॉजिटिव हो जाता है तो fx बाई 1 प्लस fx भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब f' क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब आपका f फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और दैट इज आपका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर पहला करेक्ट है दूसरा ऑटोमेटिकली रॉन्ग होगा। ठीक है, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज नॉन मोनोटोनिक तो हो नहीं सकता बिकॉज इंक्रीजिंग मिल चुका है। समझ में आ रहा है ना?
अभी इतना तक तो ये अच्छा प्रॉब्लम था ही था, ठीक है। अभी और अच्छा प्रॉब्लम बन जाएगा ये सी ऑप्शन के लिए। सी ऑप्शन में देखो आपको लिमिट पूछ रखा है और इस टाइप में एडवांस बिल्कुल आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो लिमिट में आप क्या करोगे, x टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन एक्स दे रखा है। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर डील करना है आपको तो अपन जो है यहाँ पे क्या करेंगे एग्जैक्टली, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे f ऑफ इंफिनिटी क्या हो रहा है वो जज करना पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर तो इंफिनिटी होगा पता है, और न्यूमरेटर क्या होगा वो जब तक पता नहीं चलेगा तब तक तो हम इनडिटरमिनेंसी है या नहीं वो सब बातचीत नहीं कर पाएंगे ना, क्लियर है। तो न्यूमरेटर में क्या है एग्जैक्टली, f ऑफ इंफिनिटी क्या होगा वो जज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियरली देखो कैसे जज करेंगे। डोमेन क्या है, 0 से इंफिनिटी है, ठीक है ना। चलो f ऑफ 0 कितना है किसी को नहीं पता, ठीक है, बट इतना पता है कि f ऑफ 0 जो भी है वो 0 से बड़ा होगा। मान लिया यहाँ पे है 0 से बड़ा होगा, मान लिया यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इतना भी पता चल गया कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, है ना। मतलब पूरा 0 से इंफिनिटी तक f डैश ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन इंक्रीज ही करता जाएगा। अगर कंटीन्यूअसली फंक्शन इंक्रीज ही करता जा रहा है तो इंफिनिटी पे फंक्शन कहां पे पहुंच जाएगा, इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। मतलब f ऑफ इंफिनिटी विल टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब ये f ऑफ इंफिनिटी क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। तो ये इनडिटरमिनेंसी बन गया, तो इस ये इनडिटरमिनेंसी जैसे ही बन गया तो इसको अपन लॉपिटल से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, नीचे आ गया 1, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, f डैश x, ठीक है। तो क्या f डैश इंफिनिटी आपको पता है, व्हाट इज f डैश इंफिनिटी, बिल्कुल नहीं। तो आप आराम से यहाँ पे f डैश x का एक्सप्रेशन आपको पता है वो आप लिख दो ना, काम खत्म हो जाएगा। तो ये fx by 1 plus fx हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो fx by 1 plus fx अगर है तो अभी अगर इंफिनिटी डालते हैं तो ये इंफिनिटी by 1 plus इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, तो इंफिनिटी by इंफिनिटी स्टिल प्रेजेंट है। तो आप डायरेक्टली वापस लॉपिटल लगा दो, एक झटके में आंसर आ जाएगा। ये f डैश x, नीचे वाला भी f डैश x कैंसिल आउट होकर के आंसर 1 आ जाएगा। मतलब ये लिमिट का आंसर जो है वो भी 1 है और बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना। एग्जैक्टली इसी पैटर्न में क्वेश्चन जो था वो 2018 में जे एडवांस में पूछ चुका था। समझ में आ रहा है ना, 2018 जे एडवांस में पूछ चुका था, ठीक है। बट जो क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था उसमें डी ऑप्शन जो है, ये मोनोटोनिसिटी का शेड में आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2018 में पूछा गया है। बट जो डी ऑप्शन था वो इतना गंदा पूछ दिया था कि बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरा तो हालत खराब ही हो गया था उस क्वेश्चन को करने में, सिर्फ डी ऑप्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि डी ऑप्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड था, है ना। लगभग 2 से 3 घंटा मेरे को लग गया था उस डी ऑप्शन को सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरीके से अप्रोच करें, ठीक है। इतना अच्छा था वो ऑप्शन, सिर्फ उस ऑप्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसी क्वेश्चन में सी ऑप्शन जा वो ये लिमिट फॉर्मेट में था इसी तरीके से, ठीक है। तो ये ऑलरेडी, बाकी एबीसी तो कॉमन था, है ना, ऑलरेडी इस तरीके का चीज क्लास में करा देते उससे पहले, ठीक है। बट डी ऑप्शन जो था वो एक नया चीज फ्रेम हुआ था और बिल्कुल डिफिकल्ट है ना, बिल्कुल डिफिकल्ट आप बोल सकते हो, है ना, काफी हैवी है। उस साल को लगभग मान लो ये एक मोनोटोनिसिटी वाला एक ऑप्शन मेरे को याद है, सर्कल का एक बड़ा गंदा प्रॉब्लम आया था, फिर मैट्रिसेस से एक बड़ा गंदा प्रॉब्लम आया था, ऐसे 2 से 3 प्रॉब्लम काफी डी अरेंजमेंट आया था प्रोबेबिलिटी में, वो तो खैर कॉमन टॉपिक है। बट ये जो 3 प्रॉब्लम था वो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है। एक सर्कल का प्रॉब्लम था, बहुत ही गंदा था पेपर 2 में, है ना। फिर एक मैट्रिसेस का था, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, मैट्रिसेस भी नहीं बोल सकते, डिटरमिनेंट से था सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर, ठीक है, जो सिलेबस से हटा दिया अभी, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम का, जेई का नहीं। और एक और प्रॉब्लम था आपका इसका मोनोटोनिसिटी, ठीक है। बट पार्शियल मार्किंग था, तो डी ऑप्शन मुझे लगता नहीं कि किसी ने सही किया होगा पूरा पेपर में, पूरा देश में। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि काफी हैवी था। और डी ऑप्शन अगर नहीं भी आता है तो भी नंबर कैरी करने का आपके पास पूरा मौका था, क्योंकि पार्शियल मार्किंग था ना। ए ऑप्शन और ए सी डी था उसका आंसर, तो ए और सी अगर करेक्ट हो जाता है तो आराम से आपको पार्शियल मार्किंग मिल जाएगा, ठीक है। 4 में आराम से 3 मार्क आप कैरी कर लोगे। तो एक ऑप्शन, एक नंबर छोड़ ही दो ना, क्या दिक्कत है, समझ आ रहा है। चलो, बट अभी अपन बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अभी हम एग्जाम में नहीं बैठे, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 fx n एक नेचुरल नंबर है, assumes a local minimum value at x बराबर 2 then find n। इस तरह का प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, फिर भी मैं क्यों ये पिक किया पता नहीं मेरे को। तो fx x स्क्वायर माइनस 4 होल टू द पावर n है ना, और इधर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ रहा है, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है। तो फंक्शन अगर 2 पे मिनिमा अटेन कर रहा है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली f ऑफ 2 जो होगा वो f ऑफ 2 प्लस से भी छोटा होगा, और f ऑफ 2 जो होगा वो f ऑफ 2 माइनस से भी छोटा होगा, क्लियर है।
इतना तो आपको पता चल रहा है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ टू प्लस और एफ ऑफ टू माइनस और एफ ऑफ टू, इन तीनों जगह पे बातचीत करना बड़ा जरूरी है। अगर आप क्लियरली एफ ऑफ टू का बात देखोगे तो यहाँ पे अगर टू डालेंगे तो ये जीरो ही आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एफ ऑफ टू प्लस में अगर मैं देखूं तो एफ ऑफ टू प्लस में अपन लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ टू प्लस में अपन जब ये बोल सकते हैं ना एफ ऑफ टू प्लस में कि हाँ, एफ ऑफ टू प्लस में जो वैल्यू आएगा वो तो मेरे को लग रहा है ऐसे ही बड़ा होगा ना एफ ऑफ टू प्लस में, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। ये तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये पॉजिटिव टू द पावर समथिंग एन आएगा कुछ, ठीक है। ये पॉजिटिव टू द पावर समथिंग एन आएगा जो कि नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे तो आप छोड़ ही दो, है ना। टू प्लस मतलब 4 माइनस 2, 2 प्लस 1, ये तो 3 प्लस हो जाएगा। ये तो इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ टू माइनस में भी अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा अंदर, ठीक है ना। 2 माइनस पे 1.9 होल स्क्वायर माइनस 4, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव टू द पावर n, और इधर आ जाएगा आपका 2 माइनस पुट करो आपका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3, बट एग्जैक्टली 3 माइनस, तो ये लगभग तो इसका लिमिटिंग वैल्यू तो बराबर ही है, बट दिक्कत दे रहा है ये वाला चीज, ठीक है। आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी बोल करके दे दिया कि मिनिमा अटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। तो अभी एफ ऑफ टू तो जीरो है, मतलब इन दोनों को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये पॉजिटिव टू द पावर n इंटू समथिंग 3 के आसपास कोई वैल्यू, उसके साथ अगर किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो जीरो से बड़ा ही होगा, दैट इज ये तो आपका एफ ऑफ टू से बड़ा होगा, ये तो कंफर्म है, ये तो पता चल ही गया, ठीक है। बट सवाल आता है इस जगह पे, ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि दिस शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ टू, दैट इज जीरो, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये मिनिमा अटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो n का क्या वैल्यू होना पड़ेगा जिस वजह से ये जीरो से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी जीरो से बड़ा हो जाए। अभी अगर n अगर ऑड हो जाता है, n आप जानते हो नेचुरल नंबर है, अभी अगर n अगर ऑड हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और जीरो से बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कभी भी जीरो से बड़ा नहीं हो पाता। ये पॉजिटिव है 2.999, ठीक है। तो इसीलिए अपन n को यहाँ पे क्या रख देंगे, n मस्ट बी ए इवन नेचुरल नंबर, n मस्ट बी ए इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड n, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। इसी तरीके से आपको वन और मोर देन वन वाले ऑप्शन में ऑप्शन बना के भी दे सकता है 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 4 हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात। चलो, तो ये हो गया एक अच्छा प्रॉब्लम था इसी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बेस करके, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसे मिनिमम मैक्सिमा का इंफॉर्मेशन दे देगा और किसी आर्बिट्ररी वैल्यू के बारे में पूछेगा, आप समझ जाना बेसिक डेफिनेशन से ही आप इसको निपटाओगे। और बहुत सारे केस अपन देख चुके हैं कि ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन बना करके दे देता है और उस जगह पे मिनिमम मैक्सिमा का इंफॉर्मेशन दे करके हमें आर्बिट्ररी वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, तो वो सब अपन आराम से खेल सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। समझ आ रहा है मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली। हाँ, चलो नेक्स्ट है आपका एफ एक्स फंक्शन दे रखा है a अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स फंक्शन इज गिवन टू अस a बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इफ इट हैज ए मैक्सिमम एट x इक्वल टू -3। अच्छा, x बराबर -3 पे मैक्सिमम अटेन कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम ले रहा है, तो a का वैल्यू क्या होगा बताना है, ठीक है। एफ डैश निकालते हैं, एफ डैश निकालते हैं, तो ये कितना आएगा -a बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। अभी x इक्वल टू -3 पे मैक्सिमम अटेन कर रहा है तो f डैश -3 0 होगा, दैट इज -a बाई 9 प्लस यहाँ पे 2 इंटू -3 दैट इज -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे a बाई 9 इज इक्वल टू हो जाएगा -6, तो a का वैल्यू हो जाएगा -54, ठीक है। बट यहाँ तक आंसर निकाल करके आप छोड़ नहीं सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब प्रॉब्लम में आप ध्यान से देख लेना, क्या वाकई इस वैल्यू के लिए ये -3 पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है या नहीं, वो चेक करके देखो थ्रू डबल डेरिवेटिव, नहीं भी हो सकता है। एफ डबल डैश एक्स निकालो, कितना आता है 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2 बाई एक्स क्यूब, तो ये ट्वाइस a डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। a का वैल्यू है -54, तो ये -108 बाई एक्स क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। और f डबल डैश क्या चेक करना है -3, तो -3 अगर हो गया तो ये हो जाएगा 3 क्यूब 27 -27 ना,
और +2 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा ही होगा ना? हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हाँ क्या करें अभी अपन, -54 -108/x³। अभी ये 27 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, जाएगा क्या 4 टाइम्स जाएगा शायद, तो ये 6 आ रहा है। 6 पे तो ये ग्रेटर देन 0 बन रहा है, ग्रेटर देन 0 पे तो ये मैक्सिमा नहीं अटेन कर रहा है, मिनिमा अटेन कर रहा है। बढ़िया में तो बोल के दिया कि मैक्सिमा अटेन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फंसा सकता है, हाँ आपको फंसाया जा सकता है इस तरीके से, बुरे बुरे तरीके से आप फंस सकते हो। हाँ समझ आना चाहिए यहाँ पे खेल को, ठीक है, खेल को ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। 27 प्लस, खेल को यहाँ से अच्छे से समझना पड़ेगा, क्लियर है क्या? खेल को समझना पड़ेगा कि वो लोग मैक्सिमा क्यों बोल करके दिया, उनको मिनिमा बोलना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आप गलती से सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करके आंसर a = -54 दे दोगे, जो कि एक ऑप्शन में प्रेजेंट भी होगा, तो आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ a, क्योंकि मैक्सिमा तो किसी वैल्यू ऑफ a के लिए तो अटेन ही नहीं हो रहा है ना, जो भी अटेन हो रहा है वो -54 के लिए मिनिमा अटेन हो रहा है, मैक्सिमा थोड़ी ना अटेन हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उल्लू बना दिया मैक्सिमम दे करके, ठीक है ना, जबकि फंक्शन a बराबर -54 के लिए मिनिमम, अगर मिनिमम देता तो आंसर हम -54 दे देते, बट एज यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ है तो a का ऐसा कोई वैल्यू होगा ही नहीं जिस वजह से मैक्सिमम अटेन कर सकता है, ठीक है ना। ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो आप बोल रहे थे कि गलत गलत, उस दिन टेस्ट पे 1 नंबर का क्वेश्चन था कंटिन्यूटी का, ठीक है। मैंने जिस तरीके से आपको उल्लू बनाया था इसी तरीके से एग्जामिनर आपको बना सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप -54 टिक लगा दोगे तुरंत, ये 0 देख करके एक्जैक्टली एक ऑप्शन -54 देगा। मान लो -27 दे दिया, -54 दे दिया, -36 दे दिया और 9 वैल्यूज दे दिया, ठीक है। तो आप ये देखते ही ये टिक लगा दोगे, समझ आ रहा है, बाकी गलत है। जब तक डबल डेरिवेटिव उस जगह पे, क्या पता डबल डेरिवेटिव अगर 0 आ जाता तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाता, समझ में आ रहा है ना। f' तो 0 आ ही सकता है, बट डबल डेरिवेटिव अगर 0 आ जाता तो उस जगह पे मैक्सिमा होता क्या, नहीं। तो मैक्सिमा अटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है वो तब तक नहीं बोल सकते आर्बिट्ररी वैल्यूज निकालने के बाद, जब तक अपन डबल डेरिवेटिव टेस्ट ना कर ले, समझ आ रहा है ना। इसीलिए ये सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते 43 पे चलते चलो। x/1 plus x tan x in the interval 0 से π/2 discuss the extrema। अच्छा प्रॉब्लम, ठीक है, चलो करते चलो, गर्मी बहुत ज्यादा है नहीं यार। 43 पहला सवाल, x/1 plus x tan x, f बराबर x/1 plus x tan x। आज तक पता है आपको, अप्रैल का 15 तारीख को शुरू किया था वीडियो बनाना, कितना महीना हुआ, अप्रैल का 15 से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग मान लो 5 महीना होने वाला। 5 महीना में मैंने मान लो कम से कम आपका 500 आवर्स बना ली थी, 500 आवर्स, ठीक है। और वो भी पंखा बंद करके, इतना गर्मी में, समझ में आ रहा है ना। तो मेरा दर्द को जरा समझो, आप घर पे पंखे के नीचे या फिर एसी के नीचे बैठ करके पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है ना। मेरे घर पे एसी नहीं है, समझ आ रहा है ना सर। ये चला मेरा पीछा नहीं छोड़ता यार, इंस्टीट्यूट में भी चलता रहता है मेरे पीछे, अभी भी आ रहा है मेरे काटने के लिए। नहीं चलो कोई बात नहीं, काट नहीं पाएगा। तो मेरा मेहनत को थोड़ा सा समझो यार, अकॉर्डिंगली आप भी मेहनत करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर पढ़ोगे नहीं तो नहीं चलेगा, अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद जब आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा ना, तो मेरा ये 500 आवर्स या 5000 आवर्स भी अगर मैं मेहनत कर लूँ आपके लिए, तो मेरा सब सक्सेसफुल है। अदरवाइज तो सब गया ना पानी में, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। f' क्या होगा बोल, f' निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक्सट्रीमम कैसे बातचीत करेंगे। क्या आ रहा है वो पहले देख लेते हैं। 1 plus x tan x का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 plus x tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0
फिर x इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, और फिर 10x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, इस तरीके से होगा। ये आ जाएगा x 10x तो कैंसिल हो जाएगा जनाब, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स बन रहा है, ऐसा सीन बन रहा है। क्लियर है क्या? पक्का? और तो चलो, तो ये सही सही चल रहा है ना दोस्त? चलना तो चाहिए सर। ठीक है, तो इसको कॉस में लेके चले जाते हैं ना, क्या ज्यादा फायदा होगा? सेक वगैरह मजा नहीं आ रहा है। 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख करके इसको कॉस स्क्वायर में लेके चले जाओ तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर रख दो। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? फैक्टराइज कर देते हैं तो रूट्स के बारे में पता चल जाएगा डायरेक्टली। कॉस एक्स प्लस एक्स और कॉस एक्स माइनस एक्स, और इधर सेक्स स्क्वायर एक्स, और नीचे आ रहा है 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। अभी रूट क्या आएगा? एफ डैश एक्स को अगर मैं जीरो करता हूं क्या आएगा? स्टेशनरी पॉइंट। ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता है। cos x प्लस एक्स हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इस इंटरवल में बातचीत चल रहा है, इस इंटरवल में cos x पॉजिटिव होता है, x भी पॉजिटिव होता है, तो ये तो पूरा पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पूरा तो पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता है जीरो। जीरो होने का चांस सिर्फ इसका है, जो कि कहाँ पे हो सकता है? किस जगह पे होगा? उसी जगह पे होगा जहाँ पे cos x इक्वल टू x है, जहाँ पे cos x इज इक्वल टू x है। और cos x इक्वल टू x का सॉल्यूशन आपको निकालना आता है क्या? नहीं सर, मुझे तो नहीं निकालना आता, आपने सिखाया नहीं। सिखाया नहीं क्योंकि मेरे को भी निकालना नहीं आता, ये सॉफ्टवेयर निकाल पाएगा, मैं नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो जज कर सकते, निकाल नहीं सकते तो क्या हुआ? जज तो कर सकते ना। ये देख, ये मान लेते हैं x इक्वल टू a, इस पॉइंट पे आएगा ये सॉल्यूशन। ठीक है ना? इस पॉइंट पे, ये जो x इक्वल टू a वाला पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे ग्राफ टर्न अगर करना है नहीं करना है, स्टेशनरी पॉइंट मतलब x इक्वल टू a हो गया, बिकॉज f डैश x इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन यही आ रहा है। अभी आपको चेक करना है कि एक्सट्रीमम चेक करना है, दैट इज एक ही पॉइंट मिल रहा है ना, क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिल रहा है, उस जगह पे मैक्सिमम मिनिमम अटेन हो रहा है या नहीं वो चेक करोगे। और कैसे चेक करोगे? ये वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो डबल डेरिवेटिव चेक करके कोई फायदा होगा क्या? अभी सोचना, ये वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, तो डबल डेरिवेटिव पे पुट करके लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 चेक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना होगा। तो चेक करो अकॉर्डिंगली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कि डेरिवेटिव का साइन किस तरीके से चेंज हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू a। बोले सर ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो डिसाइडिंग फैक्टर तो यही फैक्टर हो गया ना। समझ में आ रहा है? तो x इक्वल टू a के जस्ट पीछे देखो cos x जो है वो y इज इक्वल टू x, ये कौन सा लाइन है? y इज इक्वल टू x वाला लाइन है ना। ये सब इक्वेशन का सॉल्यूशन तो ऐसे ही निकालते हैं, दोनों तरफ दो ग्राफ को प्लॉट करते हैं इन द इंटरवल 0 से π/2 और फिर सॉल्यूशन निकाल देते, खत्म बात। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं, बट एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो बता नहीं सकते ना। अरे भाई ये बता चुका हूं यार फंक्शन में, और परेशान मत करो यार, समझ में आ रहा है ना? ये सब ये अलग अलग टाइप के फंक्शंस मिक्सर करके जब इक्वेशन बना के सॉल्यूशन पूछता है तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू अपन निकाल नहीं सकते। नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बातचीत कर सकते हैं, ये बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये x इक्वल टू a है, तो x इक्वल टू a से पहले आप क्या देखोगे कि cos x x को लीड कर रहा है, और x इक्वल टू a से π/2 तक cos x x से छोटा है। ठीक है ना? मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, यहाँ पे π/2 लगा देता हूँ। ठीक है ना? तो 0 से a तक cos x x से बड़ा है, तो cos x माइनस x पॉजिटिव होगा, है ना? तो ये चीज पॉजिटिव होगा इन 0 से a, ठीक है, और ये चीज नेगेटिव होगा इन द इंटरवल a से π/2। ठीक है ना? तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो सबका प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब f डैश x का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा इस इंटरवल में। ठीक है, और इस इंटरवल में ये नेगेटिव हो गया तो बाकी सब तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव हो गया मतलब f डैश क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा इस इंटरवल में। ठीक है ना? दैट इज f डैश का साइन अराउंड x इज इक्वल टू a कैसे चेंज हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। दैट इज फंक्शन क्या अटेन करेगा इस पॉइंट पे? मैक्सिमा अटेन करेगा। फंक्शन क्या अटेन करेगा? मैक्सिमा अटेन करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा f ऑफ a। समझ में आ रहा है ना? जिसको अपन a डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू 10a लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज a? व्हाट इज a सर? where a is the solution of the equation, where a is the solution of equation cos x is equal to x, जो कि हमें निकालना नहीं आता है बिना सॉफ्टवेयर का। समझ आ रहा है क्या? a अपॉन 1 प्लस a इंटू
10 है। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। हमें बस आइडिया लगाना था कि कहाँ पे आएगा। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो समझ में आ रहा है ना? ऐसा जगह पे भी अपन ने जजमेंट दे दिया जहां पे वैल्यू नहीं निकाल सकते, एग्जैक्टली एक्सट्रीमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट फिर भी वहां पे अपन वैल्यू नहीं पता चल रहा है क्रिटिकल वैल्यू क्या है, बट इतना पता चल रहा है कि उस जगह पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा अटेन करता है ना? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ अपन ये चीज आइडिया लगा दी। समझ में आ रहा है ना? तो एग्जैक्टली इसी पैटर्न में आपका थिंकिंग को डेवलप करना है। समझ आ रहा है? क्लियर है? दिस इज द एग्जैक्ट फ्लेवर ऑफ जे एडवांस। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात? अरे बोल भाई, तुम सामने नहीं हो, मैं कुछ बोल देते। ठीक है, चलो। दूर दूर किसी को पढ़ाना इतना फर्जी चीज है ना, एकदम मतलब मजा नहीं आता यार। कुछ भी ना समझ आ रहा है ना आपको, कुछ मतलब एकदम फील नहीं आता है कुछ। आप नहीं, आप मैं पूछता तो आप हाँ हाँ बोलते, मुंडी हिलाते, सर हिलाते, समझ आ जाता नहीं, एक मजा आता है नहीं कि समझा रहा हूँ, सामने वाले को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसी वक्त पूछ रहा है। अभी जरा ये नौटंकी करो, डाउट टाइम दो कि उस टाइम पे फोन कर लेना, इस टाइम पे पूछ लेना, इस टाइम पे पीडीएफ सॉल्यूशन, इस टाइम पे वीडियो सॉल्यूशन, कहाँ का लफड़ा, उसमें सारा एडिटिंग करो फिर। ठीक है, कब झंझट खत्म होगा ना, समझ नहीं आता। बट खैर अभी तो बहुत दिन हो गया, अभी तो आप वाकिफ हो चुके हो इस चीज से और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी चाहे कैसे भी चले, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस भगवान एडवांस से पहले, मेन से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले कम से कम 2 महीना दे देना, है ना? दिसंबर तक खींचना है खींच लो, बट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मत लेना। उसमें तो ऑफलाइन क्लास होना ही चाहिए ताकि अपन बढ़िया से रिविजन कर पाए। समझ में आ रहा है ना? रिविजन क्लास में और मजा आने वाला है। पूरा टॉपिक कम टाइम में रिवाइज करा दूंगा थ्रू क्वेश्चन। ठीक है, रिवीजन क्लास होना चाहिए भाई ऑफलाइन। ठीक है, रिवीजन क्लास तो अपन ऑनलाइन नहीं लेने वाले। ठीक है, किस बात का ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस लोग, भले अपन एक एक करके बुला करके पढ़ाएंगे, लेकिन रिवीजन क्लास ऑनलाइन और नहीं करा सकते। ऑनलाइन तो वीडियो है, वो देखो ना, और किस बात का रिवीजन। ठीक है, ऑनलाइन अगर होता भी है तो वो लाइव क्लास में अगर होता है तो पॉसिबल हो सकता है रिवीजन क्लास, अदरवाइज फिर से वीडियो बनाओ रिवीजन का, क्या कोई लॉजिक नहीं है, बेकार। आगे चलते चलो। पर जो भी आपको पढ़ना है, दुनिया पढ़ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, आप अगर बैठे रहेंगे लॉजिक नहीं ढूंढते रहेंगे, लॉजिक नहीं मिलेगा भाई, रिजल्ट आ जाएगा हाथ में। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अच्छा सवाल है, हाँ, बढ़िया से लिख के रखिएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स बराबर ए सेक एक्स प्लस बी कॉसेक एक्स where 0 is less than a and a is less than b। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? चलो तो अपन यहाँ पे करेंगे क्या एग्जैक्टली, बोलो। सबसे पहले एक्सट्रीमा निकालना है ना, तो एफ डैश एक्स के बारे में जजमेंट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a sec x इंटू टेन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस b कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा a साइन x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x, और ये हो जाएगा माइनस b कॉस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। और इसको जीरो करके अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहेंगे, जो कि हो जाएगा a साइन क्यूब x इज इक्वल टू b कॉस क्यूब x। यहां से अपन कैसे निकाल सकते हैं, टेन क्यूब x बराबर b बाई a। ठीक है ना? अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो कि b और a दोनों पॉजिटिव है, मतलब tan x ग्रेटर देन 0 होगा। tan क्यूब x पॉजिटिव होगा ना, tan क्यूब x पॉजिटिव मतलब tan x भी पॉजिटिव होगा। अगर tan x पॉजिटिव है, tan x अगर पॉजिटिव है तो x का वैल्यू हमें पता चल गया, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है ना? इस तरीके से यहां से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि x का कोई इंटरवल उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं दिया, तो वो इंटरवल आपको जनरेट करना होगा खुद से। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, 0 से π/2। थर्ड वाले के लिए क्या मान सकते हैं, पाई से 3π/2। ठीक है, तो एज यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया, तो ये इंटरवल आपको खुद से सोच करके निकालना पड़ेगा, जो कि अपन इस तरीके से सोच के निकाला। बहुत बच्चे तो इसी इंटरवल निकालने में फंस जाएंगे। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ऐसे सवाल की प्रैक्टिस होना चाहिए। एनसीईआरटी करके ये सब दिमाग में नहीं चमकेगा। समझ आ रहा है क्या? tan x का वैल्यू हो जाएगा b अपॉन a होल टू द पावर 1/3, तो x का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ b बाई a होल रेज टू पावर 1/3। क्लियर है? तो दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। समझ आ रहा है ना? आगे चलते हैं।
आगे चलते हुए बातचीत करना बाकी है ना बहुत कुछ। क्या बातचीत करें सर? डबल डेरिवेटिव पे बातचीत करें ऑब्वियसली, ठीक है ना। डबल डेरिवेटिव पे बातचीत करें तो डबल डेरिवेटिव क्या दिख रहा है आपको? डबल डेरिवेटिव आपको क्या दिख रहा है ये तो बताओ पहले। डबल डेरिवेटिव दिख रहा है कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा, ये बातचीत करना होगा ना, इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं ना। तो डबल डेरिवेटिव आसानी से आ जाएगा शायद मेरे ख्याल से, नहीं तो ये हो जाएगा आपका a है ना, ब्रैकेट में रख देते हैं sec x इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो ये sec क्यूब x हो जाएगा प्लस टेन एक्स इंटू sec x का डेरिवेटिव sec x टेन एक्स, दैट इज ये हो जाएगा sec x इंटू टेन स्क्वायर x, ठीक है समझ में आ रहा है। माइनस b cosec x इंटू cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा माइनस cosec क्यूब x, ठीक है। और आगे हो जाएगा आपका cot x रखेंगे और cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec माइनस cot, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot स्क्वायर x, ठीक है। तो ये लगभग प्लस में आ गया ना, सीन तो प्लस में आ गया पूरा। चलो ये बच जाएगा आपका a इंटू sec क्यूब x प्लस sec x टेन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस b इंटू cosec क्यूब x प्लस cosec x इंटू cot स्क्वायर x, ये आ गया डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अभी यहाँ पे जजमेंट करना होगा कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है ना, ये सब के बारे में बातचीत करना होगा, समझ आ रहा है। तो करे कैसे एग्जैक्टली, x का वैल्यू डाल दे क्या यहाँ पे, डाल के चेक करें कि कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, क्या सीन बन रहा है एग्जैक्टली, या फिर कुछ और करे क्या, या फिर एफ डैश का साइन चेक करके डायरेक्टली बता सकते हैं क्या, बता सकते तो अच्छा ही होता ना, ठीक है। तो एक्स का इंटरवल मानना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है ना, एक्स का इंटरवल मानना पड़ेगा, है ना। दो इंटरवल है ना, दोनों इंटरवल में इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। पहला इंटरवल हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है। और दूसरा इंटरवल हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि है x बिलोंग्स टू पाई से 3π/2, क्लियर है। अभी 0 से π/2 पे अगर अपन बात करें तो क्या होने वाला है यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 0 से π/2 पे अगर अपन बात करें तो एग्जैक्टली जीरो से π/2 इस पूरा इंटरवल में क्या सीन बनेगा देखना पड़ेगा हमें। मिनिमा कहाँ पे, मैक्सिमम कहाँ पे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही आया ये वाला। अभी इसमें किस केस में, क्या दोनों केस में मिनिमा होगा, दोनों केस में मैक्सिमा होगा? ऐसा भी तो हो सकता है एक केस में मिनिमा एक केस में मैक्सिमा, है ना, या फिर दोनों पे मिनिमा दोनों पे मैक्सिमा, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। बिकॉज बीच में तो गैप आ रहा है π/2 से पाई के बीच में, तो शायद आप कंसेक्यूटिव मैक्सिमा मिनिमा के बारे में मत सोचो, ठीक है, बिकॉज फंक्शन तो कंटिन्यूअस है हर जगह पे, ठीक है ना, हर जगह पे नहीं है एक्सेप्ट π/2, पाई ये सब हटेगा क्योंकि ये सब डोमेन भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ओपन ही लगा दिया पहले से। तो x 0 से π/2 में जब होगा तो एग्जैक्टली क्या सीन बनने वाला है। एक्सट्रीम वैल्यूज पे चेक करोगे क्या सबसे पहले? चलो एक्सट्रीम वैल्यूज पे चेक कर लेते, फंक्शन क्या है, मान लो 0 पे क्या है और π/2 पे क्या है देख लेते। 0 पे लिमिटिंग वैल्यू चेक करो एक बार, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे ही चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पसंद नहीं है, देख लेते हैं। अगर नहीं हो रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव से फिर आएंगे सेकंड डेरिवेटिव पे, ठीक है। तो एफ डैश का अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ 0 प्लस कितना आ रहा है देखो, एफ ऑफ 0 प्लस सेक 0 प्लस क्या होता है 1 के आसपास होगा, और कॉसेक 0 प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 प्लस तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना। तो ए और बी तो पॉजिटिव है ना, ए इंटू ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, और प्लस बी इंटू ये हो जाएगा कॉसेक 0 प्लस की अगर मैं बात करूं तो 1/sin 0 प्लस, तो प्लस इंफिनिटी आएगा, मतलब 1/sin 0 प्लस। अभी ये तो पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव 0 होगा, दैट इज इसका आंसर तो 0 प्लस होगा, तो 1/0 प्लस विल टेंड टू प्लस इंफिनिटी, तो ये पूरा प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा। सिमिलरली अगर मैं π/2 पे चेक किया, π/2 पे प्लस पे तो नहीं चेक कर सकता, π/2 माइनस पे चेक करूंगा बिकॉज इंटरवल π/2 पे ओपन है। तो अभी क्या आएगा, a sec π/2 माइनस, अभी π/2 माइनस मतलब cos π/2 माइनस, cos π/2 माइनस, cos का ग्राफ क्या होता है ऐसे, cos π/2 माइनस पे ये 0 प्लस है तो ये इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आएगा, ठीक है। और प्लस b इंटू cosec π/2 माइनस, तो ये आपका
ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, और ए और बी तो पॉजिटिव है, तो ये भी आपका प्लस इंफिनिटी को अटेंड कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया मुझे। 0 पे प्लस इंफिनिटी और π/2 पे भी प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और 0 से π/2 के बीच में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। 0 से π/2 के बीच में ये दोनों पॉजिटिव, और ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, मतलब पूरा ग्राफ ही 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव ले रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी तो चेक करने का जरूरत नहीं हुआ, आपको पता चल गया कि 0 से π/2 के बीच में एक टर्निंग पॉइंट तो मिल ही रहा है, ठीक है। दैट इज वो कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b/a होल टू द पावर 1/3। और देखो कि 0 से π/2 के बीच में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2 आपका fx जो है वो पूरा पूरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पूरा पूरा अबव x एक्सिस आएगा, और 0 पे प्लस इंफिनिटी, π/2 पे भी प्लस इंफिनिटी, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से ही तो होगा ना, मतलब इस पॉइंट पे डेफिनेटली ये क्या अटेन कर रहा होगा, मिनिमा अटेन कर रहा होगा, समझ में आ रहा है ना क्लियरली। इस लॉजिक से हमें पता चल गया है ना, डेरिवेटिव टेस्ट करने का जरूरत ही नहीं हुआ, समझ आ रहा है, क्लियर है। और अगर करना चाहते हो आप देख लो, है ना, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप देख लो, है ना, आपको मैंने बचने का रास्ता बताया, ठीक है। और अगर आप डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहते हो, सेकंड डेरिवेटिव तो छोड़ ही तो कर ही नहीं पाओगे, बहुत कैलकुलेशन है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में आप करना भी चाहते हो तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, मतलब tan x का वैल्यू तो पता ही चल गया, तो sec x का वैल्यू निकालो, पुट करो, cot x पता है तो sec x cosec x निकालो, पुट करो, फिर देखोगे कि इस इंटरवल के लिए 0 से यहां तक इस इंटरवल के लिए नेगेटिव आएगा, और फिर फर्दर इंटरवल के लिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बट ये कैलकुलेशन काफी गंदा हो जाएगा, जिस वजह से मैंने आपको ये तरीका बताया, ठीक है। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है, काफी स्मार्ट अप्रोच है, जब आप आर्बिट्ररी रहेगा उस केस में आप बहुत अच्छे से ये सब चीज सोच करके निकाल सकते हो, ठीक है। और इसीलिए अगले वाले पे चले जाते हैं। देखो, अगर मैं पाई से 3π/2 का बात करता हूं, ठीक है, तो पाई पे आप देख लीजिए, पाई पे देख लीजिए क्या आएगा, है ना, cos पाई माइनस ये -1 आएगा, है ना, ये नेगेटिव आ रहा है, और sec पाई माइनस भी आपका क्या हो जाएगा, sec पाई माइनस हो जाएगा आपका, सॉरी sec पाई माइनस तो हो जाएगा a इंटू sec पाई माइनस, sec पाई माइनस मतलब 1/cos पाई माइनस, ठीक है, और प्लस b इंटू 1/sin पाई माइनस। अभी sin पाई 0 होता तो पाई माइनस पे तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब प्लस इंफिनिटी, और पाई माइनस पे क्या होगा, पाई माइनस पे क्या होगा, cos पाई माइनस पे हो जाएगा माइनस, नेगेटिव में आएगा -1, बट ये इंफिनिटी इतना बड़ा है, ये -1 को तो डोमिनेट कर जाएगा, प्लस इंफिनिटी आ जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब दोनों जगह पे मैक्सिमा होने का चांस बन रहा है। 3π/2 पे क्या हो रहा है, 3π/2 पे हो रहा है, 3π/2 पे क्या हो रहा है, 3π/2 पे हो रहा है sec 3π/2 माइनस पे चले, ओ सॉरी पाई प्लस पे चलना है ना, हाँ पाई माइनस पे क्या सोच रहा हूँ, पाई प्लस पे चल रहा है, पाई प्लस पे तो ये हो जाएगा ना साइन पाई प्लस, देखो ना क्या आता है, पाई प्लस पे देखो यहाँ पे आता है -0, मतलब माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 3π/2 माइनस पे देखना है, 3π/2 माइनस पे भी चेक करो, सिमिलरली माइनस इंफिनिटी आएगा, है ना। और पूरा इस इंटरवल में पाई से 3π/2 में cos भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, मतलब पूरा आंसर a और b पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, मतलब पूरा आंसर नेगेटिव आएगा। दैट इज fx जो है वो पूरा लेस देन 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई से 3π/2, और a और b ऐसे ही ये सब पॉजिटिव है, इसीलिए ये fx नेगेटिव आएगा। तो अगर fx पूरा x एक्सिस के नीचे रहता है फॉर इन द होल इंटरवल, और यहाँ पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे भी माइनस इंफिनिटी लेता है, तो डेफिनेटली ये जो बीच वाला पॉइंट होगा tan इनवर्स b/a होल टू द पावर 1/3, उस केस में ये क्या करेगा, इस तरीके से लेगा, मतलब यहाँ पे क्या अटेन होगा, मैक्सिमा अटेन होगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब इस इंटरवल के लिए ये मैक्सिमा वाला चीज अटेन होगा, और इस इंटरवल के लिए ये मिनिमम वाला चीज अटेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू निकलेगा और यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो बिना डेरिवेटिव टेस्ट, बिना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, बिना बेसिक डेफिनेशन यूज करते हुए किस तरीके से हमने सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट का इंफॉर्मेशन लिया
और प्रॉपर लिमिट का कंसेप्ट लगा करके हमने टर्निंग पॉइंट के बारे में सॉरी एक्सट्रीमम वैल्यूज के बारे में बातचीत कर लिया। देखो ठीक है, तो ये भी एक बहुत नया और तगड़ा अप्रोच है। अगर इस अप्रोच को शायद इस प्रॉब्लम में मैं आपको नहीं सिखाता तो शायद ये प्रॉब्लम आप कैलकुलेशन करते करते थक जाते लेकिन आंसर नहीं निकाल पाते। आप करके देख लीजिएगा, समझ आ रहा है ना। तो ये भी एक नया अप्रोच आपको सीखने को मिला। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये दोनों प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना। अच्छे से इसको डेवलप करने दो अपने दिमाग में और बढ़िया से एकदम सेटअप लगाओ, ठीक है। समझो पहले बहुत बढ़िया से और फिर उसमें और रिसर्च करो और कॉपी में अच्छे से नोट्स बना करके रखो, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते चलिए। आगे एक और फंक्शन है, इस फंक्शन का रेंज पूछ रहा है माय डियर, रेंज पूछ रहा है। क्वाड्रेटिक में सिखाया था, सॉरी फंक्शन में याद है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर, ये सब सिखाया था। यहाँ पे आगे आपका बाई क्वाड्रेटिक बाय बाई क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलो जितना डिफरेंशियल कैलकुलस का ज्ञान है सब निचोड़ के रख देंगे इस सवाल पे, तभी शायद होगा, अदरवाइज तो मुश्किल लग रहा है, काफी हैवी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं सर, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन तो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा ना इंक्रीजिंग इंटरवल ना डिक्रीजिंग इंटरवल, कुछ हवा ही नहीं लगेगा। रेंज कहां से निकालोगे, समझ आ रहा है ना। तो ये तो नेसेसरी है एकदम, ठीक है, एफ डैश एक्स, ठीक है ना। इसीलिए बोल के दिया था फंक्शन पढ़ाने के टाइम के रेंज का सारे क्वेश्चन हम फंक्शन में एक साथ नहीं कर सकते, डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत ज्यादा रेंज आएगा। वो जो ग्राफ वाला सेक्शन आएगा ना नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें देखना कितने प्रकार की रेंज निकाल के दिखाता हूँ, समझ आ रहा है। चलो तो एफ डैश एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू दी पावर 4, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4x क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इधर आ जाएगा डिफरेंशिएशन कितना, एक्स टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब। चिंता मत करो, इसको मैं ब्रेक करके इस चीज को मैं ब्रेक करके सोच रहा हूँ डिफरेंशिएशन। फिर ट्वाइस एक्स स्क्वायर आएगा जो कि हो जाएगा 4x, और फिर तो कांस्टेंट आएगा जिसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन आया तो करे क्या, इसको भी क्या करे, इतना बड़ा डेरिवेटिव कौन करेगा भाई। अब इसको इक्वल टू 0 करके देखते पहले रूट्स कहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। चलो काफी गंदा चीज बन रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है क्या? बिल्कुल मुझे तो लग नहीं रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलो ट्वाइस एक्स कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे ट्वाइस एक्स कॉमन ले लेते हैं, इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आया बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। ये ट्वाइस एक्स पूरा कॉमन ले लें, फिर तो मल्टीप्लाई करते जाओ। इसको ब्रेक ही कर देता हूँ, नहीं मल्टीप्लाई तो करना ही होगा ना। एक्स टू दी पावर 4 प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये ट्वाइस एक्स टू दी पावर 6 हो जाएगा प्लस 4 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, सॉरी एक साथ ही लेकर के आ जाते हैं माइनस को। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x टू दी पावर 6 माइनस 2x टू दी पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। ये नालायक कैंसिल, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, अरे यार ये देखो कैंसिल हो रहा है। चलो और 2x स्क्वायर गया काम से, x टू दी पावर 4 नहीं हो रहा है ना कैंसिल, कोई बात नहीं हो जाएगा, है ना। 2x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर
ठीक है, और 1 माइनस 10 हो जाएगा -9। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो यहाँ से रूट्स क्या आ रहा है, रियल रूट्स तो सिर्फ 0 और +-3 ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है। अभी क्या सर 0 और +-3 पे डबल डेरिवेटिव चेक करें, इसका दिमाग खराब है क्या, हम तो नहीं करेंगे। हाँ, एग्जाम में अगर ये सवाल आया और डबल डेरिवेटिव करना पड़े, हमें नहीं चाहिए इस सवाल से नंबर। बहुत सवाल होगा, इस सवाल का नंबर नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो कैलकुलेशन बचाना है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि आता है बोल के एकदम नहीं, ईगो पे ले ली है ना, ईगो हार्ट हो गया। चलो डिफरेंशियल कैलकुलस तो इतना अच्छे से पढ़ा था, अब इसका सवाल भी छोड़ दे, क्या हो गया रामायण, ठीक है ना। ईगो पे नहीं लेना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। एग्जाम स्ट्रेटेजी अलग होता है, समझ में आ रहा है ना, नॉलेज अलग होता है, एग्जाम स्ट्रेटेजी अलग होता है, ठीक है। चलो 0 +-3, 0 +-3 का अगर मैं बातचीत करूंगे भाई तो क्या करूं, कैसे करोगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ बता सकते क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता नहीं सकते क्या। एग्जैक्टली f' क्या मिल रहा था, f' मिलेगा तो मिलेगा क्या, f' मिलेगा इस तरीके से, ट्वाइस x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 4। ऐसा ही तो रहेगा ना। तो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल तो बता सकते हैं ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया, इसको हटा दो, इस 2 को भी हटा दो। तो डिसाइड करने वाला चीज हो गया x, x प्लस 3 और x माइनस 3, दैट इज -3 0 +3, सारे ऑड है, ठीक है। तो इतना पता चल गया कि यहाँ पे डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, क्योंकि f' नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी, क्लियर। तो इतना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला इंटरवल तो पता ही चल गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे डिक्रीज होकर के इंक्रीज हो रहा है, वापस डिक्रीज हो रहा है, वापस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ग्राफ क्या करेगा, यहाँ पे मिनिमा, यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे मिनिमा, ठीक है। तो इतना तो समझ आ ही गया होगा। अभी ग्राफ बनाते हैं। अगर ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं लगाओगे तब तो शायद ही रेंज आएगा आपके पास। तो -3 पे वो मिनिमा अटेन कर रहा है। -3 पे वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो। -3 पे आ रहा है 3 टू द पावर 4 कितना 81, 3 टू द पावर 4 81 प्लस 9 प्लस 5 और यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 100। ये कितना आ जाएगा 95/100, दैट इज 19/20। तो 19/20 तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, 19/20 तो पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। f(0) कितना आ रहा है, f(0) हो जाएगा 5/1, तो f(0) हो जाएगा 5, बहुत ऊपर चला जाएगा 5। और f(3) कितना आ जाएगा, f(3) जितना आएगा और f(-3) तो सेम ही आएगा। अच्छा, मतलब ये फंक्शन तो साला इवन फंक्शन है, ये फंक्शन तो इवन फंक्शन है। देखो एक और इंफॉर्मेशन मिला जो शायद ग्राफ प्लॉट करने में हमें हेल्प करे, ठीक है ना। f(x) f(-x) बराबर f(x), क्लियर है। तो अभी यहाँ पे आ रहा है मिनिमा, ठीक है। अच्छा, अभी -∞ में जज करते, चलो -∞ और +∞ में क्या है वो जज करते। वो कैसे करेंगे, लिमिट के थ्रू कर लेंगे, ठीक है ना। इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये आ जाएगा x⁴ + x² + 5 डिवाइडेड बाई x⁴ + 2x² + 1। अभी अगर इंफिनिटी या फिर -∞ किसी भी जगह पे बात करो तो आंसर जो है वो क्या आएगा, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दोगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो इंफिनिटी और -∞ दोनों जगह पे लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, मतलब 1 तो 19/20 से थोड़ा ऊपर होगा। अच्छा, मतलब x = 1 वाला लाइन जो है वो किसी एसिम्पटोट की तरह काम करेगा क्या। माय गॉड, समझ ही नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ हवा ही नहीं लग रहा है। नहीं, इतना तो पता चल रहा है कि -∞ से -3 तक ग्राफ डिक्रीज करेगा। करा दिया डिक्रीज, मान लो 1 पे ये इंफिनिटी में टच कर रहा है तो एसिम्पटोट की तरह काम करेगा मान लो। फिर 0 पे 5 होगा। अच्छा, तो 0 पे अगर 5 होता है तो 0 मान लो -1 पे चेक करो तो कितना आ रहा है, -1 पे -1 पे हो जाएगा 1 + 1 + 5 7/4।
1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। -2 पे चेक करो तो ये 16 प्लस 4 प्लस 5 और यहाँ पे 25, तो ये 1 आ जाएगा, बस बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे मैक्सिमा, फिर यहाँ पे मिनिमा, यहाँ पे मिनिमा आएगा ना। फिर 3 के बाद वापस ग्राफ इंक्रीज करेगा, है ना। -3 से 0 तक इंक्रीज किया, 0 से 3 तक डिक्रीज कर रहा है, फिर 3 के बाद इंक्रीज करेगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा ही लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखो देखो देखो, समझ में आ रहा है ना। तो अगर ऐसा ग्राफ हो जाता है तो मैक्सिमम वैल्यू तो 5 ही होगा और लोएस्ट वैल्यू क्या होगा 19/20। दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा 19/20 से 5 तक हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना। हैवी है, हैवी। और इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी भी सेम हो रहा है, देखो सिमेट्रिक भी है ग्राफ, है ना। किस तरीके से हमने एसिम्प्टोट का आइडिया लगाया, क्योंकि इन्फिनिटी में जाकर के तो पहुंच नहीं पाएगा ना, वो टच ही करेगा 1 को। तो -∞ इन्फिनिटी दोनों जगह पे 1 आ रहा है, तो यही पॉसिबिलिटी होगा ग्राफ का। ग्राफ भी स्केच कर लिया, रेंज भी निकल गया, कनकेविटी वगैरह जो कुछ पूछ ले अभी एक एक करके धनाधन जवाब दे देंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस मुट्ठी में, मतलब पूरा कैलकुलस मुट्ठी में, और बस डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सब लल्लू है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? बढ़िया, एक से बढ़िया एक प्रॉब्लम मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही अच्छे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, बाकी तो आप खुद संभाल लेना। ठीक है, जो भी चुन्नू मुन्नू है शीट में वो खुद से संभाल लेना। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बातचीत करते हैं। 44 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सिमिलरली ग्राफ का फ्लेवर आपको मैं पार्ट 6 में भी दिखाऊंगा। ठीक है, उसका तो नाम ही है ग्राफ, ग्राफ ही करेंगे उसमें। ठीक है, चलो आगे बातचीत करते, चलो आगे बातचीत करते दोस्त। ये प्रॉब्लम fx दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेट x बराबर 0 फॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, तो कैसे जज करें? x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो कितना आ रहा है? व्हाट इज f ऑफ 0? f ऑफ 0 इज योर 0। f ऑफ 0 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। अच्छा, f ऑफ 0 प्लस कितना आ रहा है जनाब? f ऑफ 0 प्लस देख ले कितना आ रहा है। अरे देखना भाई, f ऑफ 0 प्लस कितना आएगा? तो 0 प्लस ही आएगा भाई। f ऑफ 0 प्लस में तो, अच्छा f ऑफ 0 प्लस तो ये नेगेटिव में जाएगा। f ऑफ 0 प्लस तो नेगेटिव में जाएगा ना भाई। हाँ, f ऑफ 0 प्लस तो नेगेटिव में जाएगा, ये तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव अगर आता है तो ये f ऑफ 0 से छोटा होगा। और f ऑफ 0 प्लस कितना आएगा? f ऑफ 0 प्लस कितना जाएगा? f ऑफ 0 प्लस हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो f ऑफ 0 से बड़ा हो जाएगा। तो f ऑफ 0 प्लस 0 पे वैल्यू आ रहा है 0। ठीक है, अभी 0 प्लस पे f ऑफ 0 से छोटा वैल्यू आ रहा है, और 0 माइनस पे, सॉरी 0 माइनस किधर गया? 0 प्लस पे हो, ये 0 माइनस होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 0 माइनस पे क्या आएगा? ये 0 माइनस है ना, 0 माइनस है तो क्या होगा? 0 माइनस है तो मान लो, कैसे जजमेंट ले? 0 माइनस पे ये वैल्यू किधर जाएगा? नेगेटिव में डिक्रीज होता जाएगा। मान लेते हैं -1/10, ये कितना आएगा? -1/1000 आ जाएगा, फिर 1/100 आएगा, फिर 10 इंटू -1/10 -1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है। स्टिल ये लेस देन f ऑफ 0 आ रहा है। अगर ये स्टिल लेस देन f ऑफ 0 है तो फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमा अटेन करेगा, 0 पे मैक्सिमा अटेन करेगा ना। इस तरीके से चलेगा सीन, समझ में आ रहा है ना। चलो इसका एग्जैक्ट ग्राफ ही बना करके देख लेते हैं ना, अगर मेरा हिम्मत है बना लेता हूँ। ये 0, f ऑफ 0 0, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ग्राफ क्या हो जाएगा? 3 sin x कैसे होता? 3 sin x तो ऊपर हो जाता, अब ये -3 sin x हो गया तो नीचे हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा ना ग्राफ। समझ में आ रहा है? और ये एकदम नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और x लेस देन 0 के लिए x क्यूब, ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से तो इमेजिनरी रूट आएगा और यहाँ से बस एक रियल रूट आएगा, है ना। तो ये x ग्रेटर देन 0 के लिए तो पूरा इंक्रीज करेगा, बिकॉज अच्छा f डैश x तो चेक करना पड़ेगा।
एफ डैश एक्स देखो क्या आएगा 3x² प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 10। ठीक है, तो ये तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हमेशा इंक्रीज करेगा और रूट एक ही आएगा जीरो। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, समझ में आ रहा है ना, दिस इज द ग्राफ। तो जीरो पे डेफिनेटली क्या अटेन हो रहा है, मैक्सिमम अटेन हो रहा है जीरो पे, समझ में आ रहा है, क्लियरली पता ही चल रहा है, और यहाँ से भी वही लॉजिक पता चल रहा है, क्लियर है। तो दोनों लॉजिक से मैंने आपको बता दी, ग्राफ भी बना दिया फंक्शन का, देख लो, है ना। और यहाँ पे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह चेक करना है, कंटिन्यूटी तो है ही, दिख रहा है क्लियरली, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह चेक करना है तो एज कंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली दोनों को डेरिवेटिव करके आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो पे डेरिवेटिव इधर आ जाएगा जीरो, और इधर जीरो पे डेरिवेटिव आ जाएगा -3। ठीक है, तो एज LHD RHD सेम नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे कॉर्नर आएगा, टेंजेंट वगैरह तो होगा नहीं, वर्टिकल कॉर्नर आएगा, मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कितने सारे इंफॉर्मेशन पता चल गया, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी पता चल गया, फिर मैक्सिमा अटेन कर रहा है, टर्निंग पॉइंट में बारे में पता चल गया, ठीक है ना। फिर और क्या, और तो कुछ है ही नहीं, इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, चलता जाएगा बस, है ना। मंत्र को पकड़ लो अच्छे से, आराम से सारे सूत्र जो है निकल करके आ जाएगा। ठीक है, एक से बड़ा एक, कितना भी इंफॉर्मेशन आपको पूछा गया, एक से एक इंफॉर्मेशन अब निकाल करके रख दोगे। ठीक है, बस उस ट्रेंड में अपना दिमाग को सेट करा दो, सोचते सोचते और समझते समझते और प्रैक्टिस करते करते उस फ्लेवर में अपने आप को डाल दो, उसके बाद आप निकल करके आना मुश्किल है आपके लिए, समझ आ रहा है ना। फिर आपसे सिलेक्ट भी होंगे, आप सिलेक्ट होना ही पड़ेगा आपको, ना चाहते हुए भी सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना चाहते हुए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके कुछ भी नाम शनाम करके आ गए, ठीक है ना, तो फिर एग्जाम ही देने नहीं गए, तब तो चांस ही नहीं बनता है ना। चलो आगे चलते हैं, लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, आगे एप्लीकेशन भी करना है, समय कितना हुआ देखना पड़ेगा, बहुत समय हो गया, अरे बाप रे 1 घंटा चला गया यहाँ पे, एप्लीकेशन कब कराएंगे यार। T is a real number satisfying 2t³ माइनस, चलो अच्छे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है तो समान करना चाहिए, 2t³ माइनस 9t² प्लस 30 माइनस a बराबर 0। ठीक है, t इज ए रियल नंबर, t क्या दिया हुआ है, रियल नंबर है, और ये t के टर्म्स में एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, देन फाइंड a फॉर विच x प्लस 1/x इज इक्वल टू t गिव्स 6 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x। मतलब आप जानते हो ना कि भाई, आप जानते हो कि x प्लस 1/x, ठीक है, यहाँ पे डोमेन क्या होता है इस फंक्शन का, r-0, और इस फंक्शन का रेंज क्या होता है, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रूफ करके दिया था ये, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन, तो अगर ये इंफॉर्मेशन है तो एग्जैक्टली जो x प्लस 1/x का जो रेंज है वो किसका इंफॉर्मेशन हो जाएगा, t का इंफॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब t हमेशा -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी वाले इंटरवल में रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी अगर इस इक्वेशन का 6 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो t का कितना रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए होगा, क्योंकि ये तो अगर मैं x प्लस 1/x इक्वल टू मान लो 2 लिख देता हूं, या फिर मतलब इसका रेंज से अगर कुछ भी लिख देता हूं, मान लो 5 लिख देता हूं, ठीक है, तो x प्लस 1/x अगर मैं 5 लिख देता हूं तो यहां से x का 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगा, यहां से x का 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगा ना, समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली अगर आपको 6 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए x का, तो t का पॉसिबल वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 3 पॉसिबल वैल्यू होना पड़ेगा, ताकि 3 बार आप रखोगे, ऐसे 3 इक्वेशन बनेगा, हर एक इक्वेशन से 2 आएगा, तो टोटल आपको 6 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल जाए। समझ में आ रहा है ना। तो t का कितना वैल्यू मिलना पड़ेगा, t का कितना वैल्यू मिलना पड़ेगा जो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, t का 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चैलेंज था इस प्रॉब्लम में कि इस लाइन का असली मतलब को इंटरप्रेट करके निकालना। समझ आ रहा है ना, कि हमें सबसे पहले पता क्या चला कि t का रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर x टू हैव 6 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू, t must have 3 real and distinct value
कहां पे? इन द इंटरवल जहां पे t बिलोंग कर रहा है, क्योंकि t इज इक्वल टू 1/x प्लस x दिया हुआ है। कहां पे? पूरा रियल नंबर पे क्या? नहीं, इस इंटरवल में t का 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहां तक जज करने के बाद ये प्रॉब्लम चला गया किसके अंडर पे? नेचर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन जो पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, उसके अंदर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अभी देखो इसको अपन किस तरीके से सोचते हैं। तो -2 से 2 इन दोनों के बाहर आपको इस इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, पहले देख लेते हैं इस पॉलिनोमियल का टर्निंग वगैरह कहां पे हो रहा है। तो डिफरेंशिएट अगर करेंगे एफ डैश तो कितना आ जाएगा? 6t² - 18t + 30 = 0। तो ये आ जाएगा t² - 3t + 5 = 0। ठीक है ना? तो t² - 3t + 5 = 0। अकॉर्डिंगली यहां से सॉल्व होगा क्या? 9 - 20। ऐसे इमेजिनरी आ रहा है सारा। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। 6t² - 18t प्लस, अच्छा 30 क्या? 30 तो आएगा नहीं डिफरेंशिएशन, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से t का 2 वैल्यू आएगा, 0 और 3 आएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो यहाँ पे बीचों बीच गिर जाएगा 0, और एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अभी 0 पे क्या ले रहा है देख लेता हूं, एक साथ जजमेंट कर ही लेता हूं पूरा। f डबल डैश आ रहा है 12t - 18, तो 0 पे आ रहा है f डबल डैश 0 आ रहा है नेगेटिव, और f डबल डैश 3 आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो 3 पे मिनिमा आ रहा है, और 0 पे मैक्सिमा आ रहा है, और 3 पे मिनिमा आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर? चलो तो कैसे करेंगे अभी हम अपन लोग। 0 पे वैल्यू क्या आएगा देखते सबसे पहले। मतलब 0 पे वैल्यू अगर मान लो मैंने ऊपर ही मान लिया, और 3 पे अगर मैंने मान लिया नीचे, पर ये अजीब सा लग रहा है कि कैसे हम लोग कंसीडर कर लिए। ठीक है ना? तो अब ध्यान से देखो, बस इतना सा आपको ध्यान देना है कि 0 पे मैक्सिमा और 3 पे मिनिमा आ रहा है। और क्या ध्यान देना है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का t का 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आना चाहिए। मतलब क्या? कि इस क्यूबिक इक्वेशन का, है ना, इसका मीनिंग ही क्या है, इसका मतलब ही क्या है कि इट मीन्स द above इक्वेशन मस्ट हैव, क्योंकि इस इक्वेशन का रूट ही तो कौन है? t है ना। तो the above इक्वेशन मस्ट हैव 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है ना? इस इंटरवल में इस क्यूबिक इक्वेशन का 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, तो इस इंटरवल में कौन सा? मतलब एक -2 से बाहर और 2 से बाहर। ठीक है, तो -2 से बाहर और 2 से बाहर अगर 3 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन आना चाहिए, तो पॉसिबल ग्राफ क्या होगा, एक बना करके दिखाता हूं आपको। ठीक है ना? मान लो एक सॉल्यूशन इधर आ रहा है, फिर 0 पे मैक्सिमा अटेन किया, 0 पे मैक्सिमा अटेन किया। ठीक है, फिर एक सॉल्यूशन मान लो यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। ठीक है ना? तो 3 पे मिनिमा अटेन किया, और फिर एक और सॉल्यूशन ऐसे आ गया। तो देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन, यहाँ पे एक सॉल्यूशन, यहाँ पे एक सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन आ गया इन द इंटरवल -∞ से -2 यूनियन -2 से इंफिनिटी। अभी आप सोचोगे कि, अभी आप बोलोगे कि सर क्या 3 पे जो मिनिमम वाला पॉइंट हमको हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही आएगा क्या? मैं बोलूंगा हाँ, एक्स एक्सिस के नीचे ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर खत्म होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो 0 पे पहला मिनिमा आ रहा है, सॉरी पहला मैक्सिमा आ रहा है, तो यहां तक तो ग्राफ इंक्रीज ही करेगा। उसके बाद अगर इसको ऊपर मिनिमा करके छोड़ दोगे, ऊपर मिनिमा करके इंक्रीज करा दोगे, तब तो और 2 रियल रूट आना पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि टर्निंग तो 2 ही जगह पे हो रहा है। अगर एक बार वो मिनिमा अटेन कर लिया तो वापस तो ऊपर ही चला जाएगा, तो 3 रियल रूट तो मिल नहीं पाएगा ना टी का। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए ये जो मिनिमा वाला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के नीचे होना ही पड़ेगा। तो अगर एक्स एक्सिस के नीचे मिनिमा वाला पॉइंट होता है और इधर मैक्सिमा वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो यहां भी हमें कंडीशन मिल जाता है लास्ट क्लास की तरह। क्या कंडीशन मिलता है कि f(0) * f(3) शुड बी लेस देन 0। ठीक है, इक्वालिटी नहीं लगा सकते, अगर इक्वालिटी लगाएंगे तो रिपीटेड रूट आ जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट नहीं आएगा। लास्ट क्लास में लास्ट प्रॉब्लम में बताया था। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका एक प्राइमरी कंडीशन जिसके थ्रू आपको a का वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, क्या और कोई कंडीशन होना चाहिए क्या? जरा ध्यान से देखो, और कोई कंडीशन होना चाहिए क्या? और कोई कंडीशन होना ही पड़ेगा क्या? बिल्कुल होना पड़ेगा। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि अगर ये ग्राफ देखो, है ना, अगर ये ग्राफ ऐसे -2 पे और 2 पे फंक्शन का वैल्यू ऊपर होना ही पड़ेगा,
क्योंकि अगर ये ग्राफ ऐसे चला गया, दैट इज -2 पे नेगेटिव वैल्यू आ गया, ठीक है ना, तो ये जो एक रूट आ जाएगा वो -2 से 2 के बीच में आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना। और मान लो -2 पे अगर पॉजिटिव वैल्यू भी आ रहा है और अगर ग्राफ इस तरीके से चला जाता है तो 2 पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, बट अगर 2 पे नेगेटिव वैल्यू आ गया तो रूट जो है वो 2 से पहले मिल जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है, क्योंकि तीनों रूट -2 से पहले और 2 के बाद मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसके साथ एक और कंडीशन आपको ऐड करना पड़ेगा कि f of -2 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड f of 2 आल्सो शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वालिटी होगा तो ये टच करके चला जाएगा तो रिपीटेड रूट आ जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तीनों रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होना चाहिए, क्योंकि क्यूबिक का मैक्सिमम 3 ही रूट हो सकता है, और तीनों अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट होना है तो ऐसा कोई टच वाला केस तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये सब मैंने लास्ट प्रॉब्लम में, लास्ट लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम में बहुत अच्छे से डीप में बातचीत किया है। तो ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लो, जो ए का वैल्यू आए वही हो जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो ये होता है ओरिजिनल प्रॉब्लम। जे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, अच्छे प्रॉब्लम्स, ये एडवांस लेवल के कोई रद्दी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा है ना। 50 to 60% क्लास वर्क वेस्ट होता है, ठीक है, बच्चों। अच्छे सेट ऑफ 30% to 35% प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स है। ये लास्ट लेक्चर में एक नेचर ऑफ क्यूबिक के ऊपर बॉक्स ए वाला क्वेश्चन कराया था, फिर अभी ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन कर लेने से पूरा एकदम क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि साला ये टॉपिक है क्या, ठीक है ना, कितना डीप में हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। और एक बार ये सोचने का आदत अगर बना लोगे ना तो आपको डीप नहीं लगेगा। पहला बार जब समझ रहे हो तो लगेगा कि बहुत ज्यादा डीप में सोच रहे हो आप, समझ में आ रहा है ना। बट हकीकत में अगर प्रैक्टिस में ये डाल दोगे ना तो आपको बिल्कुल ये डीप लग ही नहीं सकता, आराम से एक फ्लो में आप कर दोगे क्वेश्चन। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो चलो अभी ये खत्म हुआ, अभी हमारा अगला पार्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, वो देखते हैं। क्लियर है, चलिए। तो चलिए ये रहा हमारा अगला पार्ट, देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ये एक्सरसाइज भी बेसिकली काफी बड़ा 50-60 क्वेश्चन है, तो लगभग आज के लेक्चर में तो अपन इतने ही क्वेश्चंस कर पाएंगे और बाकी सब हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बेसिकली कोई थ्योरी पोर्शन तो इसमें है नहीं। आप शीट में देख लीजिएगा, एक पेज में भरे भरे फॉर्मूले लिखा गया है मेंसुरेशन के, जो आप पहले ऑलरेडी 9th तक पढ़ के आए, वही चीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और जो कंसेप्ट है वो कोई थ्योरी वगैरह ऐसा है नहीं, मैं सारे क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, तो इसमें काफी सारे ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, मेंसुरेशन बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम्स, फिर प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड नियरेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले भी बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं अपन, आपको मिलेगा शीट में, ठीक है। फिर AMGM बेस्ड भी बहुत सारे प्रॉब्लम है ना। तो काफी वैरायटी है यहाँ पे 3-4 प्रकार की, तो अकॉर्डिंगली अपन देखने वाले क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। किसी का स्पेसिफिक कोई थियरी नहीं है, सारी चीज में क्वेश्चन के थ्रू आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्ड कराऊंगा, ठीक है। और प्रॉपर्ली देखिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अभी तक जो चीज कर रहे थे वो तो प्योरली ITGA पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट अभी ये वापस बोर्ड वाला सेक्शन शुरू हुआ, ये बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ से देख ही जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते, देखो क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन में मैं आपको लिख के बताता हूं कि एग्जैक्टली 6 मार्क मिलने के लिए कितना मेहनत करके आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ही नहीं है, सिंपल है एकदम, ठीक है, बट लिखना कितना ज्यादा पड़ता है वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा 2-3 क्वेश्चन करके, और बाकी सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करते जाऊंगा, और आप उसको अच्छे से जब नोट करोगे तो अच्छे से लैंग्वेज वगैरह लिख करके प्रॉपर्ली सजा के रखोगे कॉपी में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते पहले प्रॉब्लम के साथ। शो दैट, बोला जा रहा है, ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। मतलब ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर, मतलब रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर गिवन है ना। स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, मतलब दुनिया की वो सारे रेक्टेंगल्स जिनका एरिया लार्जेस्ट होगा वो सारे रेक्टेंगल्स एक स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो एक रेक्टेंगल आप कंसीडर कर लो। सबसे पहले डायग्राम भी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में, ठीक है। तो रेक्टेंगल अगर कंसीडर कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका आप लेंथ और ब्रेड्थ तो कंसीडर करोगे, एक्स और वाई, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका मैं बताता हूं आपको एग्जैक्टली। लेट अस कंसीडर, ठीक है। 2 जगह पे आपको ध्यान देना है, इस जगह पे, ठीक है ना। एक है कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, और एक है कि आपको कौन सा क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने बोल रहा है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको कांस्टेंट मान लोगे, मान करके यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा। और जो मान लो हमेशा ये सब प्रॉब्लम एरिया, वॉल्यूम, ये सब के इर्द गिर्द घूमता रहता है, सरफेस एरिया वगैरह, ठीक है ना। तो
उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दो वेरिएबल आता है, एक्स वाई मान लो, मैं जनरली मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूं, एक्स वाई आता है, तो अपन क्या करेंगे, बोल देगा सरफेस एरिया कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करो, ठीक है, उसके ऊपर कंडीशन निकालो, तो सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन लिख करके इक्वल टू कांस्टेंट मान देंगे तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाला जो वेरिएबल है उसको सब्सटीट्यूट करके मैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम के थ्रू आपको दिखाऊंगा, तब और ज्यादा फील आएगा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। आप इतना सा याद रखना कि एप्लीकेशन वाले इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम में सर ने क्या बोला, जो गिवन वाला कंडीशन है उसको पकड़ना है और किसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है उस चीज को पकड़ना है। जो गिवन वाला कंडीशन है उसको इक्वल टू कांस्टेंट मान के इक्वेशन की तरह यूज करना है, और जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है उसको तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जरा ध्यान से प्रॉपर्ली एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अगर बढ़िया से समझ आएंगे ना तो पूरा पूरा टॉपिक आपका ग्रिप में, फिर तो आपका ज्योमेट्री का खेल है, कैलकुलस का कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगल, लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगल विथ एक्स एंड वाई एज इज लेंथ एंड ब्रेथ, with x and y as its length and breadth, ठीक है। ये हो गया इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन। आपको बोला गया है ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर, ठीक है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितना आ गया, पेरीमीटर को मैं मान लेता हूं p मान लेता हूं, तो वो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस y, ठीक है। तो एज where p is a constant, कॉमा देकर के डायरेक्टली लिख सकते हो where p is any constant, क्यों p any constant है, p क्यों any constant है, x y दोनों वेरिएबल है, x y चेंज हो सकता है बट p चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज p को ऑलरेडी बोल के दे दिया है गिवन पैरामीटर, मतलब पैरामीटर इज गिवन टू अस, जो हमें दिया गया है ऑलरेडी मेजरमेंट करके, तो वो थोड़ी ना चेंज हो सकता है, तो इसीलिए जो गिवन लिखा जाता है उसको हम हमेशा कांस्टेंट मान लेते हैं, इसीलिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि वेयर p इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। और अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एज पेरीमीटर इज गिवन टू अस, एज पेरीमीटर इज गिवन टू अस, गिवन टू अस, समझ में आ रहा है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ रहा है। अभी देखो क्या बोला, द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, मतलब किस क्वांटिटी को आपको लार्जेस्ट दिखाना है, एरिया को, तो आपका फंक्शन जो बनेगा वो किसके टर्म में बनेगा, एरिया का फंक्शन बनेगा, ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा आपका फंक्शन यहाँ पे, और उस चीज को आपको लार्जेस्ट दिखाना है, मतलब उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, समझ में आ रहा है ना। स्मॉलेस्ट दिखाना होता तो मिनिमाइज करते, क्लियर है, समझ आ रहा है ना। आप क्लियरली डायरेक्टली लिखो, नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, समझ में आ रहा है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, a एज ए फंक्शन ऑफ x लिखता हूं, है ना, या फिर आप डायरेक्टली a ही लिखो, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो अभी ये अगर आपका फंक्शन कंसीडर करते हो तो यहाँ पे मल्टी वेरिएबल इनपुट हो, है ना, x और y दोनों के दोनों वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, बट मल्टी वेरिएबल कैलकुलस तो आपको पढ़ा ही नहीं, कि आपको पता ही नहीं, आपको सिंगल वेरिएबल कैलकुलस आप पढ़ रहे हो, आप एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करना जानते हो, पार्शियल डेरिवेटिव का नामोनिशन आपको पता ही नहीं डीप में, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो अपन बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे कि इस फंक्शन को दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, क्लियर है, समझ आ रहा है। चलिए तो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, p/2 माइनस x, अगर पूछता है तो कहां पे ब्रैकेट में लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ रहा है। तो अभी आपका एरिया जो है वो कंप्लीटली एज ए फंक्शन ऑफ x बन गया, जो क्या है, जो कि है आपका px/2 माइनस x स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप लिखोगे कि फॉर लार्जेस्ट एरिया, फॉर क्या लिखोगे, क्योंकि आपको लार्जेस्ट एरिया के लिए तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो फॉर लार्जेस्ट एरिया आप सबसे पहले क्या करोगे, d ऑफ a डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 0 करोगे, जहां से आपके पास p/2 माइनस ट्वाइस x इक्वल टू 0 आएगा, जहां से x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा p/4, और सिर्फ ये p/4 निकालने से काम नहीं चलेगा, आधा नंबर मिलेगा, 3 मार्क्स देकर के रख देगा। अभी जो मेन पार्ट है वो ये हो जाता है इस जगह पे सबसे बड़ा कैलकुलेशन, कि इसी जगह पे आपको डबल डेरिवेटिव जो है वो भी लेस देन 0 हो रहा है, वो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अरे भाई अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 नहीं हो रहा है तो पता कैसे चलेगा कि इस जगह पे मैक्सिमाइज हो रहा है या फिर मिनिमाइज हो रहा है आपका एरिया वाला फंक्शन, दैट इज एरिया लार्जेस्ट हो रहा है या स्मॉलेस्ट हो रहा है, वो पता कैसे चलेगा, समझ आ रहा है। इसीलिए डबल डेरिवेटिव दिखाना यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। एंड डी स्क्वायर ए एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड एज
इज इक्वल टू कितना आएगा, p बाई टू माइनस ट्वाइस एक्स, सो डी स्क्वेयर ए एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू p बाई फोर, कितना आ जाएगा, p बाई टू माइनस टू टाइम्स ऑफ p बाई फोर, दैट इज कितना आ गया, जीरो आ गया, आया नहीं आया, जीरो आ गया ना। तो यहाँ पे तो मसला हो गया यार बुरे तरीके से। तो अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया तब तो ये मैक्सिमाइज ले नहीं रहा है, अगर मैक्सिमाइज होगा नहीं तो काम कैसे चलेगा, बात नहीं बनेगा ना, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अपने को यहाँ पे क्या करना होगा, ट्रिपल डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो ये माइनस टू आ जाएगा, दैट इज नॉन जीरो, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो डबल डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव आ जाना चाहिए था, बट क्यों नहीं आया। लार्जेस्ट एरिया, स्क्वायर हैज लार्जेस्ट एरिया, क्यों हो रहा है ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, पता नहीं। आ तो जाना चाहिए था डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, बट आया क्यों नहीं। x का वैल्यू आया p बाई फोर, p बाई फोर जैसे डाले अपन, तो ये p बाई टू माइनस p बाई टू, ठीक है। ओहो, डबल डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, मैं क्या कर रहा हूं, माइनस टू आएगा डबल डेरिवेटिव, मैं भी क्या कर रहा हूं यार, माइनस टू विच इज लेस देन जीरो, देखो ना लेस देन जीरो मिल गया ना, देयरफॉर आप कमेंट कर सकते हो कि ए एरिया वाला जो फंक्शन होगा अटेन्स मैक्सिमा, या फिर अटेन्स मैक्सिमा ना लिख करके डायरेक्टली लिख दोगे कि एरिया फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू p बाई फोर, समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली therefore from equation 1 अभी आप y भी निकाल दो, y कितना आ जाएगा, p बाई टू माइनस एक्स, दैट इज p बाई टू माइनस p बाई फोर विच इज इक्वल टू p बाई फोर, मतलब x और y दोनों इक्वल आ गया, और दोनों के दोनों किसके इक्वल है, p बाई फोर के इक्वल आ गया। तो x और y अगर इक्वल हो गया तो ये रेक्टेंगल सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेक्टेंगल नहीं है, यही रेक्टेंगल क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि आप जानते हो दुनिया के सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है ना, और सारे स्क्वायर्स रोमबस भी होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये रेक्टेंगल जो है ये एक स्पेसिफिक रेक्टेंगल बन गया जो कि स्क्वायर हो गया, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो देयरफॉर दैट इज द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये कंक्लूजन दे दो यहाँ पे और नीचे लिख दो हेंस ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर हैज लार्जेस्ट एरिया, all the rectangles with a given perimeter P has a largest area when it becomes a square of side length कितना, p by 4, that's it, हो गया पूरा सॉल्यूशन। इतना लिखोगे तो पूरा 6 मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो अब समझ जाना कि अगर आज के बाद से कोई रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको गिवन है, ठीक है, तो उसका एरिया मैक्सिमाइज तभी हो सकता है जब वो एक स्क्वायर होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से अपने को प्रॉब्लम्स करना होता है, क्लियर है, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते। तो ये डबल डेरिवेटिव वाला स्टेप में 2 मार्क्स रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत छोटा है, यहाँ पे नहीं भी दे सकता है, बट अच्छे प्रॉब्लम से बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा, समझ आ रहा है ना। ये डबल डेरिवेटिव वाले स्टेप को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्लियर है। ये अगर नहीं दिखाओगे पेपर में तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे बट सॉल्व करके दूंगा। गिवन एरिया, तो एरिया गिवन है, मतलब a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, वेयर a इज कांस्टेंट, क्योंकि अभी एरिया गिवन है ना, एरिया गिवन है तो a कांस्टेंट है, और आपको मैक्सिमाइज किसको करना है, सॉरी स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमाइज किसको करना है, पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका फंक्शन, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहां से आप इसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन कैसे बनाओगे, y को सब्स्टिट्यूट कर दो a बाई एक्स, तो ये हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस a बाई एक्स। फिर डिफरेंशिएट करके टर्निंग पॉइंट निकालो, उस जगह पे डबल डेरिवेटिव निकालो, वो पॉजिटिव आएगा एंड देन अकॉर्डिंगली हो जाएगा, क्लियर है।
समझ में आ रहा है ना, और अल्टीमेटली जाकर के जो x आएगा वो y के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो सिमिलरली आप करो, अभी आपका ये हो गया फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। क्लियर है ना, समझ आ रहा है? तो बस अकॉर्डिंगली आप करते जाओ और साइड में डायग्राम बना लेना। क्लियर है? अपन आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। AB is the diameter of a circle and C is any point on the circle. Show that triangle ABC is maximum when it is isosceles. ठीक है, तो डायमीटर ऑफ ए सर्कल है, तो सर्कल बना लेते चलो। ठीक है, तो ये मान लिया सर्कल का डायमीटर है कौन? AB। AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। C मान लो आपका यहाँ पे, अच्छा C इज एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल बोला है, तो O मान लेते सेंटर, और ये पॉइंट मान लो C है, ये पॉइंट मान लेते अपन C है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली डायमीटर 90 डिग्री सबटेंड करेगा। ठीक है ना, चलो AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, मतलब यहाँ पे गिवन वर्ड यूज नहीं करना है, बट फिर भी आपको समझ जाना है कि डायमीटर का लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा ना किसी सर्कल का, है ना। यहाँ पे और गिवन वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि डायमीटर हमेशा कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप लिखोगे क्या सबसे पहले? लेट अस कंसीडर, ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखोगे क्या? लेट अस कंसीडर ए सर्कल है ना, with a diameter AB is equal to, कोई लेंथ मान लेते, मान लो ट्वाइस A। ठीक है, ये मान लेते A है, ये भी A है। ठीक है, and the sides of the triangle ABC, साइड्स ना लिख करके रिमेनिंग साइड्स लिख दो, रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC B, AC इज इक्वल टू X एंड BC इज इक्वल टू Y। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है? डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज गिवन टू अस, मींस A इज कांस्टेंट। ठीक है, A इज कांस्टेंट, तो एक कंडीशन हमें चाहिए होता है। फंक्शन हम किसको बनाएंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम किसको करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, अगर ये x हो जाता है, ये अगर y हो जाता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ से x और y किसी को तो एक को एलिमिनेट करना होगा ना, x के फंक्शन में लेके जाना होगा, तो उस जगह से कंडीशन कहां से जनरेट होगा? डायमीटर से कोई कंडीशन थोड़ी ना बना सकते हो, सिर्फ डायमीटर से नहीं। तो कंडीशन बनाने के लिए पहले कंडीशन ऑलरेडी डायरेक्टली पता चल रहा था, पेरीमीटर, एरिया, ये सब। अभी डायरेक्टली पता नहीं चल रहा, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कंडीशन कहां से आएगा? ये देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस लगा दो, कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान के रखो, वेयर a इज द रेडियस ऑफ सर्कल, a इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच इज ए कांस्टेंट, विच इज ए कांस्टेंट। लिखने से भी होगा, ना लिखने से भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई रेडियस ऑफ सर्कल तो वेरी नहीं कर सकता। क्लियर? चल, तो नाउ क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि हो जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। नाउ हाफ इंटू एक्स एंड व्हाट इज योर y? अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज योर एरिया फंक्शन। तो अभी आप क्या लिखोगे? फॉर मैक्सिमाइज, क्या फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सबसे पहले d ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय dx शुड बी 0। ठीक है ना, तो ये कितना होगा? d ऑफ a डिवाइडेड बाय dx कितना हो जाएगा? हाफ बाहर आएगा, यहाँ पे x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ट्वाइस एक्स प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, मान लो x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से ट्वाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2a, प्लस माइनस रूट 2a। बट एज a इज पॉजिटिव देयरफॉर प्लस, लेकिन सब चलो सिंस अब ब्रैकेट में लिख देना x ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज a पॉजिटिव है, रूट 2 a रेडियस है पॉजिटिव है, तो x कैसे नेगेटिव हो जाएगा? x भी तो साइड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना।
तो x तो आपको मिल गया यहाँ से, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि डबल डेरिवेटिव जो है वो इसी पॉइंट पे, दैट इज x इज इक्वल टू रूट 2a पे क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है, बिकॉज फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो देयरफॉर d स्क्वायर a अपॉन dx स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसका वापस डेरिवेटिव करो, सॉरी इसका वापस डेरिवेटिव कैसे करना है, इसका डेरिवेटिव करना है वापस, dA बाई dx का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो वो आप करना, dA बाई dx का डिफरेंशिएशन करना और x का वैल्यू आप पुट कर देना रूट 2a, फिर जो वैल्यू आएगा वो देखना आप लेस देन 0 आएगा, ठीक है। फिर लिख दोगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू रूट 2a, ठीक है। दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस यहाँ पे रूट 2a डालोगे तो 2a स्क्वायर, दैट इज y का वैल्यू भी आ जाएगा रूट 2a, ब्रैकेट में लिख देना y ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो नीचे लिखोगे हेंस दैट इज x इक्वल टू y, x इक्वल टू y देकर के रख दोगे, फिर लिखोगे हेंस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट इज x इज इक्वल टू y। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन देना है। अगर आपको लिखने में कभी भी किसी भी जगह पे जरूरत होता है या फिर दिक्कत होता है तो आप साथों साथ मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अदरवाइज आप अगर लिख पाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये लिख जाना चाहिए आपको, पूरा तो मैंने बता ही दिया, बस थोड़ा सा पार्ट बाकी है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते चलो। टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, टेंजेंट टू द सर्कल क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, है ना। ये क्या है, एट एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, एट एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मेक्स इंटरसेक्ट्स OA एंड OB ऑन x एंड y एक्सिस। तो O बीइंग द सेंटर, O आपका सेंटर है और चल रहा है अकॉर्डिंगली फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ OA प्लस OB निकालना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, बस एक पार्ट बनाया इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन टेंजेंट बना रहे हैं, तो वही टेंजेंट x एक्सिस को जाकर के a पॉइंट में कट कर रहा है और y एक्सिस को जाकर के b पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट आप P मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक रास्ता बताता हूँ, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, आप समझ के रखना, बाकी सबसे थोड़ा सा हटके होगा ये प्रॉब्लम। क्यों, मैं आपको सिखा के देता हूँ, बिकॉज एज यहाँ पे मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा ये चीज सिखाया था कि जब भी आपको कोई भी कॉनिक्स दिया जाएगा, ठीक है, और कॉनिक्स के ऊपर किसी भी पॉइंट कंसीडर करने का, क्योंकि OA और OB जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो फंक्शन ही नहीं मिलेगा ना। आपको तो मिनिमाइज करना है OA प्लस OB को, तो पहले तो OA और OB निकालो। तो OA और OB निकालने के लिए आप क्या एक वेरिएबल में काम निपटा सकते हो, क्योंकि फंक्शन आप तो पढ़ रहे हो तो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, अगर दो वेरिएबल लगाते हो तो वापस कोई कंडीशन वगैरह लगा करके आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो एक रास्ता है, कोई सिंपल बच्चा, ऑर्डिनरी बच्चा अगर करता है तो px, y मान लेगा, फिर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेगा, फिर ये a का कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट निकाल के OA प्लस OB आएगा, जो जिसमें x और y दोनों रहेगा। फिर वो इसी पॉइंट को इस इक्वेशन से, बिकॉज x, y इस इक्वेशन में तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो यहां से y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, तो उसका एक्सप्रेशन इतना गंदा बनेगा आप पूछो मत। OA प्लस OB एकदम घटिया सा एक्सप्रेशन बनेगा। फिर वहां से उसको डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव निकाल करके उसी जगह पे इसको ग्रेटर देन 0 दिखाना है, मिनिमम ग्रेटर देन 0 दिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, लगभग आप कर ही नहीं पाओगे, आप करके देख लेना। तो इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब भी किसी कॉनिक्स के ऊपर आपको पॉइंट पकड़ना होता है तो आप हमेशा when you go for पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, समझ में आ रहा है ना, हमेशा अपन किसके लिए चलते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के लिए चलते हैं। तो फायदा क्या होता है, वेरिएबल एक है तो ये इक्वेशन और यूज करने का जरूरत ही नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखो तो इस पॉइंट को मान लेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, a cos थीटा, a sin थीटा, दैट्स इट, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो अपन मान लेते हैं लेट टेंजेंट टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर s स्क्वायर, है ना, एट एनी पॉइंट p a cos थीटा, a sin थीटा makes intercept OA and OB on x and y axis where theta is any parameter,
where theta is any parameter। ठीक है, क्लियर है। चलो तो अभी सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, फिर OA और OB पता चलेगा, है ना। तो उससे पहले आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1, इसको 1 मार्क करके रख दो। ये आ जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई, वाई डैश इक्वल टू 0, तो वाई डैश का वैल्यू आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो एट पी ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, वाई डैश का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा, दैट इज माइनस टेन थीटा। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा कितना हो जाएगा y माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू स्लोप दैट इज माइनस टेन थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा। तो यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा टेन थीटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा और प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, इसको नीचे लेकर के आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई ए प्लस बी साइन थीटा और टेन थीटा चला जाएगा नीचे और प्लस y नीचे आ जाएगा a प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, तो इंटरसेप्ट जो है वो क्लियरली पता चल गया ना, यहाँ से समझ में आ रहा है ना, पक्का। तो चलो देयरफॉर x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ टेंजेंट ऑन x एंड y एक्सिस आर OA इज इक्वल टू a प्लस बी साइन बाई टेन हो जाएगा आपका कॉस थीटा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। एंड OB इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, देयरफॉर OA प्लस OB जो फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, f ऑफ थीटा, वो हो जाएगा आपका a प्लस बी, तो कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, फॉर क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या करना है इसको, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ OA प्लस OB, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ OA प्लस OB ना लिख करके f ऑफ थीटा ही लिख सकते हो, है ना। f डैश थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। f डैश थीटा अगर 0 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी तो बाहर रहेगा और अंदर आ जाएगा माइनस साइन थीटा और साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर टेन थीटा 1 आ गया तो अपन थीटा को क्या बोल सकते हैं, n पाई प्लस पाई बाई 4 बोल सकते हैं ना, where n belongs to z लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया f डैश थीटा। नाउ f डबल डैश थीटा कंसीडर करो, f डबल डैश थीटा कितना हो जाएगा, a प्लस बी, है ना, माइनस बाहर आ जाएगा और इधर हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देयरफॉर f डबल डैश n पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, देख लो n पाई प्लस पाई बाई 4, टेन थीटा जहाँ पे 1 होता है उस जगह पे साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है ना, टेन थीटा जहाँ पे 1 होता है, देख लो ना, टेन थीटा जहाँ जहाँ पे 1 होता है दैट इज 0 से पाई बाई 2 के बीच में, फिर आपका पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में, तो ये सारे जगह पे आपका साइन थीटा नेगेटिव होगा। साइन थीटा नेगेटिव होगा क्या, नहीं, अगला वाला क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 पे तो पाई प्लस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा 3 पाई बाई 4, तो माइनस 1 आएगा, ये तो 5 पाई बाई 4 होगा। तो 5 पाई बाई 4 पे है साइन थीटा तो आपका नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, साइन थीटा तो नेगेटिव हो जाएगा, बट कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो उस वक्त तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ए और बी का साइन के ऊपर डिपेंड करेगा बहुत कुछ। तो हमने ए और बी क्या कंसीडर किया, अच्छा बी कहाँ से आया है, बी कहाँ से आया है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे हम बी कहाँ पे डाल दिए, ए ही तो होगा ये, क्या करते आ रहे हैं भाई इतना देर से, दिमाग खराब हो गया। देखो तो यार, ये तो ए ही होगा ना, बी कहाँ से डाल दिया पता नहीं, भगवान जाने। ट्वाइस ए कॉस थीटा होगा, ये भी ट्वाइस ए कॉस थीटा होगा, और ए को अपन पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ले रहे हैं ना, तो ए ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, बिकॉज ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल होगा ना।
तो ये सही कर लेना यार, यहाँ पे ए आ जाएगा तो एफ डबल डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा, देखना तो अगर पॉजिटिव आ गया तो ये मिनिमम प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर आप लिख दोगे कि OA प्लस OB इज मिनिमम for all theta is equal to n pi plus pi by 4 comma n belongs to z and hence minimum value of OA plus OB is equal to f of n pi plus pi by 4। मतलब ओरिजिनल फंक्शन में n pi plus pi by 4 पुट करो। ओरिजिनल फंक्शन कौन है, ये है, तो ट्वाइस a और इधर आ जाएगा cos of n pi plus pi by 4 प्लस sin of n pi plus pi by 4। अच्छा थीटा का वैल्यू तो लिमिटेड है, अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं ना, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में इसको पाई बाई 4 लेके ही तो चल सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, क्या दिक्कत है, थीटा को पाई बाई 4 लेकर ही चलो ना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो अभी अगर अपन सोचे, वहां पे अगर एक चीज सोचने जाए तो लफड़ा हो जाएगा, नहीं क्या लफड़ा होगा, ये भी सोचना पड़ेगा अच्छे से। ट्वाइस है माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देख लेना यार, ये आ जाएगा, इतना मुझे पता है। अभी यहाँ पे पाई बाई 4 डालो, ये भी पाई बाई 4 डालो, ये 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा, 2/√2 दैट इज 2√2, ये आ जाएगा, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है आप सही कर लेना, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। मेरा मन नहीं कर रहा है इसको वापस सही करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई दिक्कत है साथों साथ मेरे से कांटेक्ट करें, ठीक है। चलो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और कितनी प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है, ठीक है। देखते हैं आगे, देखते हैं, देखो क्या प्रॉब्लम है अभी वाला। An open tank with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water। अच्छा ठीक है, मतलब इस तरीके का आप स्क्वायर बेस है ना, और हाइट आप ऐसे बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है ना, हाइट आप ऐसे बढ़ाते जा रहे हो। मान लो ये धीरे धीरे जाकर के क्यूब बन जाएगा, ठीक है, ये बना रहा हूं, हाइट को मान लो y और स्क्वायर बेस बोला है तो सारे साइड लाइन सेम होगा तो इसको x मान लो, ठीक है, ये कंसीडर कर लो आप, है ना। अभी आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम द मेटल शीट सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट। अच्छा कंस्ट्रक्टेड, तो आप अंदर तो फील नहीं करोगे ना, कुछ भी अंदर थोड़ी ना फील करोगे आप, आपको सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब किस चीज में काम करोगे, सरफेस एरिया में काम करोगे, कर्व सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट, ठीक है, व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है। तो विड्थ क्या होगा, x हो जाएगा, और डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ ऑफ द टैंक क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में y चेंज हो रहा है ना, तो y हो जाएगा डेप्थ। तो y और x में रिलेशन निकालना है अपने को, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल लीस्ट कब होगा, जब कर्व सरफेस एरिया लीस्ट होगा। और वॉल्यूम जो है विद स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए मेटल शीट, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए मेटल शीट, ठीक है। तो मेटल शीट अगर दिया हुआ है तो मैं अगर देखो मेटल शीट अगर दिया हुआ है तो वॉल्यूम तो अपने पास तो पता ही है, क्योंकि उस मेटल शीट से कितना वॉल्यूम बनेगा वो तो फिक्स ही है ना, ठीक है। तो वॉल्यूम को अपन कांस्टेंट मान सकते हैं ना, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो बेस का होगा, और जितना आप ऊपर बढ़ा रहे हो, मान लो वाई आपका डेप्थ है तो इंटू वाई कर दिया, है ना, सरफेस बेस इंटू हाइट कर दो तो आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मान लो आप कांस्टेंट, इसको मान लो आप कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 1। और आप जो चेंज कर रहे हो वो है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई बोलो, सरफेस एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा सरफेस एरिया, यहाँ पे 2 सरफेस एरिया है, ये एग्जैक्टली क्यूब भी तो नहीं बोल सकते ना, क्यूबॉइड टाइप का होगा। ये एक्स स्क्वायर वाला जो सरफेस एरिया और ऊपर का एक्स स्क्वायर वाला जो होगा, ओपन बोला है क्या, ओपन टैंक बोला है, मतलब ऊपर का एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। देख रहे हो ना, एक एक वर्ड बहुत चीज मीन करता है। ओपन अगर बोल देता है तो ऊपर का एक्स नहीं आएगा, इतना कंफर्म है।
है ना, सिर्फ नीचे वाला ये वाला सरफेस आएगा जिसका एरिया है एक्स स्क्वायर, फिर ये चारों साइड आएगा, चारों साइड का एरिया क्या हो जाएगा 4xy, एक का xy होगा तो चारों का 4xy हो जाएगा। अभी यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट कर देते ऊपर से, दैट इज 4x इंटू वी बाई एक्स स्क्वायर लिख देते, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, मैं सब बस सॉल्व कर रहा हूँ, आप अच्छे से लिख करके करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x क्यूब इज इक्वल टू 4v हो जाएगा, तो x क्यूब का वैल्यू 2v हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2v होल टू द पावर 1/3, x का वैल्यू हो जाएगा 2v होल टू द पावर 1/3। तो y का वैल्यू क्या आया, फ्रॉम 1 चेक कर लो, y का वैल्यू क्या आया v बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज v डिवाइडेड बाई x का वैल्यू कितना है 2v होल टू द पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो आप क्या करो एग्जैक्टली ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 2v होल टू द पावर 1 माइनस 2/3 ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2v होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ x लिख सकते हैं ना, यहीं से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये y का वैल्यू क्या आ गया x/2 आ गया, दैट इज width इज हाफ ऑफ द बेस ऑफ द क्या टैंक, बेस ऑफ द टैंक। ठीक है ना, width इज इक्वल टू हाफ नहीं, डेप्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स width। ठीक है, width ही तो बेस है, तो डेप्थ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बेस अपन ने प्रूफ कर दिया। बट यहां तक प्रूफ करना सफिशिएंट नहीं है, यहां तक प्रूफ करना बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो लीस्ट है, दैट इज सरफेस एरिया का जो डबल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो, इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 2 माइनस उधर हो जाएगा 4v 2 बाई एक्स क्यूब, दैट इज 8v बाई एक्स क्यूब। ठीक है ना, तो एट x इज इक्वल टू कितना आ रहा था 2b होल टू द पावर 1/3, वी हैव डबल डेरिवेटिव जो a डबल डैश x आएगा वो डेफिनेटली जो भी कैलकुलेट करोगे ग्रेटर देन 0 आएगा, पता ही चल रहा है। x का वैल्यू रखो यहाँ पे, x क्यूब का वैल्यू 2b रखो, 2b से 8b कैंसिल होकर के आएगा आपका 4 प्लस 2 ये 6 आएगा, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर एरिया कर्व सरफेस एरिया, नॉट एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन when y is equal to x by 2, that is the depth of the tank is half of its width। क्लियर है, तो इस तरीके से अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो बहुत सारी चीज यहाँ से एक बच्चे गलती करते हैं कि ओपन को ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पे ट्वाइस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और ये गलती हो जाता है उनसे। ठीक है, तो इस गलती से बच के रहो। ठीक है, फिर दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे इस प्रॉब्लम में ये समझ नहीं पाते, जब भी मैं क्लास में देता हूँ कि ये समझ नहीं पाते कि सर वॉल्यूम को कांस्टेंट माने या कर्व सरफेस एरिया को कांस्टेंट माने। तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जो भी यूज होगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया भी तो लगाओगे ना, आप अंदर भर दोगे क्या मटेरियल, तो ये टैंक थोड़ी ना बनेगा, है ना। टैंक मतलब क्या, खोखला होना चाहिए अंदर से, तो अंदर अगर आप फिल कर दोगे तब तो वॉल्यूम भी भर जाएगा, है ना। तो आपका गिवन क्या था, आपका गिवन था मटेरियल शीट जो है, मेटल शीट वो गिवन था, मतलब उस मेटल शीट से जितने वॉल्यूम का अमाउंट आप बना सकते हो वो फिक्स है। ठीक है, और आपको लीस्ट कौन सा करना है, कॉस्ट को। तो कॉस्ट डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, टैंक को प्रोड्यूस करने में, टैंक को बनाने में जो कॉस्ट लगेगा वो किसके ऊपर है, उसका सरफेस से मतलब है ना, या फिर अंदर से मतलब है। सरफेस से मतलब है तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड होगा, दैट इज सरफेस एरिया हो जाएगा फंक्शन और वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट। क्लियर है, तो इस तरीके से अपने को सोच करके प्रॉब्लम को फाइनल डायरेक्शन देना होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो लास्ट 2 प्रॉब्लम कर लेते हैं फटाफट, आगे देखते हैं भाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अच्छे प्रॉब्लम है, लास्ट 2 प्रॉब्लम जी एडवांस पूछ चुका है सेम फ्लेवर में। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, नंबर 13 क्या पूछ रहा है आपसे। नंबर 13 पूछ रहा है द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैलोपाइट। पैलोपाइट क्या होता है, जो क्यूबॉइड होता है ना, उसको अगर आप थोड़ा सा टिल्ट कर देते हो तो पैलोपाइट बन जाता है। वेक्टर में अपन बनाएंगे इसका शिफ्ट, ठीक है, वेक्टर में बनाएंगे। इस बार भी सवाल आया पैलोपाइट के ऊपर। ठीक है, तो द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैलोपाइट with sides x, 2x and x/3 of and the sphere is given to be constant। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, the sum of the surface area of a rectangular पैलोपाइट। ठीक है, तो पैलोपाइट का शेप मैं बना देता हूं। ठीक है ना, सारे आर्बिट्ररी शेप है। ठीक है, इस तरीके से होगा शेप। x 2x, इसको मान लेते हैं x/3।
ठीक है। तो सम ऑफ द सरफेस एरिया, आपको जो चीज गिवन है, आपको जो कांस्टेंट दिया हुआ है सी, वो क्या है? सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड एंड ए स्फीयर इज टू बी गिवन कांस्टेंट, गिवन टू बी कांस्टेंट, इज गिवन टू बी कांस्टेंट। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका? बोलो। LB प्लस BH प्लस HL होता है ना क्यूबॉइड का, हाँ वही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 2x² 3 प्लस x² 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x² 3, दैट इज x² प्लस 2x² 3x² हो जाएगा, ठीक है ना? अरे यार एक साथ नहीं लिख सकते। प्लस वो भी आएगा ना आपका, क्या बोले, स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं r है, स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं r है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया स्फीयर का हो जाएगा 4πr², ठीक है ना? तो ये बेसिकली 3x² प्लस 4πr² इज इक्वल टू c। ये है आपका गिवन इक्वेशन जो कि आपको कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है। और अभी जो आपको फंक्शन बनाना है वो क्या है? सम ऑफ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फंक्शन बनेगा। तो वॉल्यूम क्या बनेगा? वॉल्यूम हो जाएगा, और उसको मिनिमाइज करना है। तो वॉल्यूम स्फीयर का हो जाएगा 4/3πr³ और इसका हो जाएगा LBH, है ना? दैट इज 2x³ 2x³/3, ठीक है ना? अभी एक ना एक फंक्शन को तो हटाना पड़ेगा ही आपको यहाँ से, ठीक है। तो बेटर है कि आप किसको हटा दो? रेडियस को हटा दो, ठीक है ना? रेडियस को हटा दो, आप रेडियस को हटा दो तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x को हटाओगे, है ना, तो आप r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और यहाँ पे v ऑफ r लिखोगे, ठीक है। और अगर आप r को हटाओ के x लिखोगे तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। आप समझ ही रहे हो पूरा प्रॉब्लम को, ठीक है। तो r³ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो r³ हो जाएगा, r तो पहले निकालते सर, c माइनस 3x² 4π होल टू द पावर 1/2 हो जाएगा r। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2x³/3। चलो ये हो जाएगा आपका vx, है ना? तो यहाँ से v' करना होगा। v' कितना आएगा यार? ये डिफरेंशिएशन करना मेरा मन नहीं है। ये सब प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे 6 नंबर दिया जाता है। v' इक्वल टू 0 करके x निकालोगे, है ना? उस जगह पे ही x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर आएगा। डेफिनेटली आ रहा होगा। चलो एक बार करके ही देख लेते हैं। 4π/3 into 3/2 into c minus 3x² 4π होल टू द पावर हाफ, और अंदर का बॉक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6x/4π, ठीक है। और प्लस आ जाएगा 6x² डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना? 6x² 3 इज इक्वल टू 0 करो, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा? 3 कैंसिल, 2 से ये 2π आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2π जो है ये इसके कैंसिल करके 2 दे देगा, और ये 2 इसको कैंसिल करके 3 दे देगा। समझ में आ रहा है ना? ये 3 इसको कैंसिल करके 2 कर देगा, तो 2x² यहाँ पे बच गया, और उधर बच गया 3x इंटू c माइनस 3x² 4π होल टू द पावर हाफ। तो बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा तभी जाकर के सॉल्व होगा। तो ये 4x टू द पावर 4 आएगा, ये 9x² आ जाएगा, है ना? और यहाँ पे c माइनस 3x² 4π है। तो अभी यहाँ से आपको सॉल्व करना है। क्या प्रॉब्लम है सर? ठीक है, ये से सॉल्व हो जाएगा। इसको इधर लेकर के चलो, कॉमन लो, आराम से ये से सॉल्व हो जाएगा। बस x का वैल्यू जो है 0, यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं x² को, क्योंकि x तो 0 हो नहीं सकता। आपका 4x² है ना, 4x² प्लस ये हो जाएगा 27/4π इंटू x² इज इक्वल टू 9c। यहाँ से x निकालो और फिर यहाँ पे x पुट करके r निकालो, और फिर x और r के बीच में रिलेशन निकालो। देखना x इज इक्वल टू क्या आएगा? प्राइस ऑफ r आएगा। समझ में आ रहा है ना? और फिर भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, फिर उसी जगह पे आपको v'(x) से जो है वो क्या दिखाना पड़ेगा? ग्रेटर देन दिखाना पड़ेगा। किस जगह पे? जो x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आएगा उसी x के वैल्यू पे, दैट इज उसी क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखाओगे, तभी मिनिमम प्रूफ हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इतने बड़े कैलकुलेशन तो नहीं आएगा शायद, ठीक है। ये तो बहुत गंदा प्रॉब्लम हो गया, बट इसी से मिलता जुलता बहुत गंदा डबल डिफरेंशिएशन वाला प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? जो कि एकदम परेशान कर देता है। प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना तो शायद आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा। ऐसे गंदे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे बिल्कुल, ठीक है। बट मैं शीट में है तो मैं करा दिया आपको, ठीक है ना? तो ये कंसेप्चुअली तो क्वेश्चन टफ है ही नहीं, बस कैलकुलेशन से क्वेश्चन टफ हो गया। समझ में आ रहा है ना? और कुछ नहीं। तो आप
प्रैक्टिस के बाद पूरा फाइनल सॉल्यूशन निकाल करके छोड़ोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा लिख करके मैंने जैसे छोड़ दिया आप भी छोड़ दोगे, नहीं। ठीक है, मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको पूरा करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। चलो अभी आखिरी वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। बढ़िया प्रॉब्लम है, इस तरीके का प्रॉब्लम आईटीजे एडवांस पूछ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड प्रॉब्लम है ये, समझ में आ रहा है ना। ये कभी भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, है ना। और भी बहुत अलग टाइप के प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं डिटेल में, अब चिंता मत करो। बट आज के लिए तो यही आखिरी प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, 2 घंटा होने वाला है शायद। A rectangular sheet to fix perimeter, है ना, with sides। एक rectangular sheet है, एक rectangular sheet है, ठीक है। फिक्स पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर क्या है इसका, कांस्टेंट। पेरीमीटर इस शीट का क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन मिल गया। With sides having their lengths in the ratio 8:15। तो लेंथ अगर 8:15 रेशियो में है तो बड़ा वाला ऑब्वियसली लेंथ होगा, छोटा वाला ब्रेड्थ होगा, ऐसे ही मान लेते हैं। तो इसको 15K मान लेते हैं और इसको 8K मान लेते हैं। रेशियो अगर दिया हुआ है तो अब इसी तरीके से तो मानोगे ना, 15K और 8K, ताकि 15:8 में। तो रेशियो का डाटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हो गया, जो कि आप पहले से अच्छे से डिटेल में लिखोगे। समझ में आ रहा है ना। इज कन्वर्टेड इनटू एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बाय फोल्डिंग आफ्टर removing squares of equal area from all 4 corners। अच्छा, चारों कॉर्नर से हम क्या कर रहे हैं, इक्वल एरिया का स्क्वायर कट कर रहे हैं, ठीक है। तो चारों कॉर्नर से अगर इक्वल एरिया का स्क्वायर कट करेंगे, ठीक है ना, तो जो फिगर जनरेट होगा, ये जो नया फिगर जो बनेगा आपके पास, समझ में आ रहा है ना, ये जो नया फिगर बनेगा, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, चारों साइड को फोल्ड कर दिया, तो ये एक ओपन बॉक्स बन जाएगा ना, है ना। ये एक ओपन मैच बॉक्स होता है ना, मैच बॉक्स। अबे मैच बॉक्स नहीं देखा क्या, मैच बॉक्स ढक्कन निकाल करके देखना, वो जो चीज है ना, उसको खोल के देखना कि चारों साइड कट कर देगा ना, सेम सिमिलर टाइप ऑफ शेप बन जाएगा। पेपर को ही देखना ना, यहाँ से फोल्ड कर देना, यहाँ से फोल्ड कर देना, फोल्ड करना, फोल्ड कर देना, ओपन बॉक्स बन जाएगा। एक पेज लेके देख लेना, समझ में आ रहा है ना। ओपन बॉक्स बनेगा, ओपन बॉक्स, ऊपर सरफेस नहीं रहेगा। चलो, ये चारों इक्वल है, तो हम मान लेते चलो ये x है, तो ये एरिया x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला है, इफ द टोटल एरिया ऑफ रिमूव स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरिया फ्रॉम ऑल 4 कॉर्नर्स, इफ द टोटल एरिया, अच्छा 100 स्क्वायर यूनिट है टोटल रिमूविंग एरिया, ठीक है। और वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है इसका, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। वॉल्यूम आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, ठीक है। तो नया जो बॉक्स बनेगा, नया जो बॉक्स बनेगा, ओपन बॉक्स जो बनने वाला है, ठीक है, ओपन बॉक्स जो बनने वाला है, इस तरीके से बनेगा ना ओपन बॉक्स। बनेगा नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये अंदर वाला सरफेस दिखा रहा है, ठीक है, और ये बाहर वाला सरफेस दिखा रहा है, इस तरीके से बनेगा ना। तो इस ये वाला लेंथ कितना आएगा बोल, ये x गया, ये x गया, तो 15K - 2x हो जाएगा। ये वाला लेंथ क्या बनेगा बोल, इधर से 8K था पूरा, तो इधर x गया, तो इधर 8K - 2x हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा ना, है ना। स्क्वायर वाला शेप आप रिमूव कर रहे हो ना, बोल के दिया, तो साइड लेंथ तो सेम होगा ही होगा, इसीलिए तो एरिया x स्क्वायर लिखा मैंने। तो 8K - 2x, इधर से 15K - 2x, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। और विड्थ जो होगा, ये जो विड्थ जो होगा, जितना डिस्टेंस आप ऊपर जाओगे वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका x। क्योंकि आप अगर x वाला चीज कट किए हो, तो जब इसको उठाओगे इस वाले चीज को जब आप फोल्ड करके ऐसे उठाओगे ना, तो ये जो लेंथ होगा ये x ही तो आएगा ना। इमेजिन करके देखो या फिर पेपर लेकर के देख लेना, तो ये x आएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा x इंटू 15K - 2x इंटू 8K - 2x, ठीक है। तो इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है,
ठीक है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि चारों स्क्वायर का रिमूविंग पोर्शन का समेशन है 100, तो यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू आपको 5 मिल जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो वही 5 आप पुट कर सकते हो अगर आप चाहते हो, बट पहले पुट करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल एक ही है, ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल एक ही है x। अभी अगर पहले पुट कर दोगे तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, इसीलिए बहुत बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे x पहले ही पुट करके नाटक करते रहते। तो पहले अपन x पुट नहीं कर सकते, पहले इसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर डबल डेरिवेटिव उस जगह पे नेगेटिव दिखाना पड़ेगा और फिर जाकर के अपन आगे कैलकुलेशन प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे यहाँ पे, है ना। तो देख लो बेसिकली, तो ये dv बाई dx कितना आ जाएगा, x इंटू 15k माइनस 2x इंटू इसका डेरिवेटिव -2 आ जाएगा। यहाँ पे आप कर लेना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल देना इन टर्म्स ऑफ k आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू निकाल देना इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल देना इन टर्म्स ऑफ k आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट। उसी क्रिटिकल पॉइंट में आप d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ k होगा जो कि कांस्टेंट है। तो इसी क्रिटिकल पॉइंट पे आप डबल डेरिवेटिव निकाल करके कैलकुलेशन करके यही क्रिटिकल पॉइंट, डबल डेरिवेटिव पहले तो एक्सप्रेशन निकालोगे, फिर लिखोगे एट x इक्वल टू दिस d स्क्वायर v बाई dx स्क्वायर, कैलकुलेट करोगे नेगेटिव आएगा, फिर लिखोगे देयरफॉर vx वॉल्यूम ऑफ द शेप, या फिर जो भी यहाँ पे लैंग्वेज बोला है, इज मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर आप ये पार्ट शो करोगे as according to question, as in the question it is given that sum of all the 4 square removing portion is 100 square unit area, sum of area, ठीक है। 4x square is equal to 100, तो x का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा, वही 5 आप यहाँ पे पुट करोगे तो k मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर k मिल गया तो बाकी सारी चीज आ जाएगा। क्या बोला, लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट बोला है, तो ओरिजिनल रेक्टेंगुलर शीट का साइड लेंथ आ जाएगा ना, एक साइड लेंथ क्या हो जाएगा 15k हो जाएगा लेंथ और 8k हो जाएगा ब्रेड्थ। k का वैल्यू जैसे ही पता चलेगा यहाँ पे पुट कर देना, तो लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो डिटेल में मैंने डिस्कस किया है प्रॉब्लम को आपके साथ, अभी इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बना करके तैयार करके मेरे तक पहुंचाना, मैं चेक करूंगा एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, है ना। टेस्ट में तो देना ही देना है, टेस्ट में तो आएगा ही, अदरवाइज एग्जाम कॉपी भी आपका चेक करूंगा तो प्रॉपर्ली इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर से देखने वाले हैं। क्लियर है, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं दोस्त। प्रॉपर्ली ये सब अच्छे से लैंग्वेज लिख लेना, अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मेरे को फोन करके क्रॉस चेक करा लेना कि चेक करके दे दो सर क्या सही लिखा या फिर गलत लिखा। कंफ्यूजन लेकर के बैठे मत रहना कि सर को पूछूंगा तो सर क्या बोलेंगे या फिर क्या सर बताएंगे भी या फिर नहीं। अगर अभी भी आप ये सब कंफ्यूजन में जूझ रहे हो तो आपका प्रॉब्लम है सर, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे को बोलो, मैं चेक करके देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते, प्रॉपर्ली अच्छे से लिख करके कर लेना, है ना। अलविदा।